हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स चैप्टर नंबर 14 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14। ओके, ये लेक्चर आज का थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, बड़ा है, एक साथ ही पढ़ना है। और अगर आप एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हो तो ब्रेक करके पढ़ लेना। कनेक्टेड है सारा टॉपिक, और लास्ट वाला टॉपिक EUA, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है, कोविड-19 से जुड़ा हुआ है टॉपिक, तो इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि मैं बता ही रहा था कि ये जो मैं इस समय आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये लाइव क्लास की वीडियोस हैं, जो मैं लाइव क्लास रेगुलर लेता रहता हूं अपने ऐप के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर वे में जो अलग से यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये कुछ रह गए हैं टॉपिक जिसको कि मैं लाइव क्लास के माध्यम वही रिकॉर्ड मतलब वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें रहेगा क्या आप लोगों को बता दूं मैं, अगर लाइव क्लास में अगर आप जुड़ते हैं या लाइव क्लास के लेक्चर्स जो होते हैं उसमें लेक्चर्स तो रहते हैं, नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारी चीजें करवा भी रहा हूं मैं। प्लस यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे अपने अपने स्टेट के लेके आते हैं, डिस्कशन होता है उसका, ठीक है ना। लाइव क्लासेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, टेस्ट रहते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात, कोर्स मात्र 1100 रुपए का है और सेकंड ईयर वाले बच्चों को डबल बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। पहली चीज, यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स भी अलाउड होता है 1100 रुपए के अंदर ही। अगर किसी बच्चे का बैक लगा है या कुछ और प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी उसको अवेलेबल रहती है। क्यों रहती है? दो रीजन है। एक तो नॉर्मल है ही है, सबसे बड़ा रीजन है कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी रहती है साथ में, तो फर्स्ट ईयर का तो हमको कराना ही कराना है। बाद बाकी मेरा ये नंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है किसी टाइप का, तो मुझसे पूछ सकता है। ऐप को लेकर डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। और हाँ, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ एक दो दिन लेट हो जाता है, जो भी मैं यहाँ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाता हूँ उन सब का पीडीएफ नोट्स का डिट्टो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, लास्ट के 3 टॉपिक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब हमारे दिमाग से संबंधित, जो भी हम अपने दिमाग से कोई चीज क्रिएटिव करते हैं, हमने कोई बुक लिखी, हमने कोई डिजाइन बना दी, तो इंटेलेक्चुअल हो गया वो। अब अगर उस इंटेलेक्चुअल जो चीज हो गई है और उससे अगर हम कमाएंगे नहीं, ठीक है, तो फिर आदमी क्रिएटिव काम करना छोड़ देगा। हम इसको फार्मेसी के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, बट एक्चुअली है क्या, एक हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट लॉ। थोड़ा सा इसका बेसिक भी समझना है हमको, और फिर हम इसको फार्मेसी के रेस्पेक्ट में भी समझेंगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि कोई भी चीज, जिसको हम IPR भी बोल देते हैं, जिसको हमने अपने दिमाग से क्रिएट किया है, यानी कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने अपने दिमाग से क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद वो चीज बहुत अच्छी है दिखने में, या इंसानों के काम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो चीज क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। और उसके अंदर एक टर्म आता है पेटेंट। उस चीज का हम पेटेंट करा लेते हैं, जिससे कि हमको क्या होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ, हमारी अर्निंग यानी कि हम पैसा कमा सकते हैं। और पेटेंट की भी एक अवधि होती है, उस टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, जिससे कि आम पब्लिक उसको सस्ते में इस्तेमाल कर सके। बात करूंगा तो दवाइयों की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये। और यहां से एक चीज आप लोगों का आज क्लियर होगी, कोविड-19 में जो वैक्सीन के ऊपर जो बातें उठी थी, वो बातें क्यों उठी थी, कितनी सच कितनी झूठी, वो सारी बात आपको आज यहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। तो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको कि हम IPR भी बोलते हैं, रेफर्स टू द लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार हैं ये, गिवन टू अ पर्सन, किसी इंसान को दिए जाते हैं या किसी संस्था को दिए जाते हैं, ओवर देयर क्रिएशन, जो उन्होंने क्रिएट किया है, कुछ क्रिएशंस ऑफ द माइंड। अब मान लो कोई संस्था है, उसने एक अपना लैब डिपार्टमेंट बना रखा है, उसके अंदर साइंटिस्ट रखे हुए हैं, 10 साइंटिस्ट रखे हुए, उन साइंटिस्ट को वो पे करती है महीने का, तो वो साइंटिस्ट जो भी बनाएंगे तो वो साइंटिस्ट का नहीं, वो संस्था का कहलाएगा वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्रिएशन ऑफ द माइंड होता है। अब क्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं? इन्वेंशंस आती हैं, नई नई खोजें आ गई, लिटरेरी यानी कि कोई साहित्य हो सकता है,
आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क पेंटिंग वगैरह हो गई, डिजाइन हो गया, कोई सिंबल हो गया या ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, ये सब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। दीज राइट्स अलाउ द क्रिएटर, ये जो राइट मतलब हक, अधिकार, ठीक है, राइट का मतलब हक होता है, अधिकार होता है। अच्छा एक काम कीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और जो मैं टर्म्स का मीनिंग बताता हूं उसका मीनिंग साथ में लिखते रहा कीजिए, क्योंकि बीच में एक्चुअली क्या होता है, नोट्स तैयार करने के बाद साथ के साथ थोड़ा हिंदी को डालने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो मीनिंग नोट्स के अंदर ही एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फिलहाल आप लिखते रहिए। राइट का मतलब क्या होता है, हक या अधिकार। तो दीज राइट्स अलाउ द क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को अलाउ करते हैं या ऑनर को अलाउ करते हैं टू हैव एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों ने सुना होगा एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस, है ना, इस तरह सुनते होंगे, गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते हैं, शोरूम प्राइस। तो ये एक्सक्लूसिव क्या हो गया, यानी कि शोरूम का एक्सक्लूसिव, सब कुछ हटा करके। अब आगे बीमा वीमा जो लगेगा वो अलग बात है, अगर केवल गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी इतने की पड़ जाएगी, फिर उसमें टैक्स वगैरह है, कोई डिजाइन बनाएंगे, रोड टैक्स है और अपना जो लाइसेंस है, वो सब चीजों का टैक्स अलग होता है, पैसा अलग होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ जो मालिक है वही इसके ऊपर कंट्रोल रखता है ओवर द यूज ऑफ देयर क्रिएशन, की जो उसका क्रिएशन है उसका इस्तेमाल वो खुद ही करेगा फॉर अ सर्टन पीरियड, कुछ समय के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दे कैन बी बेनिफिट फाइनेंशियली, इसका मतलब क्या है कि इनको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा फ्रॉम देयर वर्क, प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग इट, दूसरा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, विदाउट परमिशन मतलब परमिशन बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, एंड देयर बाय, जिसके द्वारा इनकरेज, प्रोत्साहन मिलता है फर्दर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को। यानी कि सिंपल सा है क्या तरीका, गवर्नमेंट कह रही है अच्छा तुमने कुछ बनाया है, अच्छा इंसानों का भला हो सकता है, हमारी कंट्री का भला हो सकता है, अच्छा लाओ दिखाओ, तुम इसको दिखाओ और हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि 20 साल तक इसका इस्तेमाल तुम अपने फायदे के लिए कर लो, 20 साल के बाद इसका इस्तेमाल हम अपने मतलब कंट्री के लिए कर लेंगे या लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कर लेंगे। इससे दो फायदे हुए, जिसने इनोवेशन किया उसको लगा कि हाँ 20 साल में तो मैं कमा लूंगा अच्छा खासा, मैंने जितना इसमें पैसा लगाया, समय लगाया, मेरी कमाई वसूल हो जाएगी, और 20 साल के बाद फिर पब्लिक का भला होगा, दोनों को फायदा होगा। तो इससे होता क्या है, जो क्रिएटिविटी है उसका नुकसान नहीं हो रहा। मान लो मेरे दिमाग में कोई क्रिएटिव चीज आ रही है, फिर मैं कहूंगा यार मैं क्यों लगाऊं यार इतना समय इसमें, मेरे को क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है, पेटेंट देती है कि कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल और केवल तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाओगे। दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है ना, अगर हम इसको क्या करें, क्लासिफाई करें कि कैसे कैसी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कई प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, आओ देखे जरा। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आती हैं, तो प्रोटेक्ट इनोवेशन, कोई नई खोज है, कोई डिजाइन है, कोई सिंबल है जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है या कॉमर्स में यूज होती है, तो ये जनरल बात हो रही है। ये सेम चीजें, काफी सारी चीजें कॉमन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल्स में भी होंगी, तो बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, फिर फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, तो वहां पे ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। आओ तो टाइप की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो पेटेंट टर्म सब में आता है। पेटेंट क्या होता है, कोई भी नया इन्वेंशन है, कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोसेस है, या कोई प्रोसेस है। न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल खोज लिया है, या स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी खोज लिया ना, हर 5-6 महीने में नया टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई डिजाइन है, एस्थेटिक अपीयरेंस, एस्थेटिक मतलब कोई डिजाइन ऐसी है जो बड़ी अच्छी लगती है देखने में, कोई प्रोडक्ट, कोई सिरप का शेप है, ठीक है ना, जैसे बच्चों के सिरप आते हैं उसमें कार्टून के शेप में बोतलें होती हैं, तो वो एस्थेटिक अपीयरेंस और शेप ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का कोई शेप है। ठीक है, तो वो आता है डिजाइन के अंदर, जैसे कि कार का डिजाइन है, बोतल की शेप है, कई बार इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर टैबलेट की शेप को भी क्या करते हैं, काफी अच्छा बना देते हैं, हार्ट की टैबलेट तो हार्ट शेप में कर देते हैं, ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। ट्रेडमार्क, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, बिल्कुल दिमाग में रखना। ट्रेडमार्क ये मार्क है, यानी कि इसमें ब्रांड का नेम और लोगो या स्लोगन, ठीक है ना, जैसे LIC का क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, दैट इज द स्लोगन हो गया, वो कोई और नहीं ले सकता, वो उसका ट्रेडमार्क है।
ठीक है, लोगो होते हैं हर किसी की कंपनी का, आपको पता ही है, और ब्रांड नेम तो होता ही है, हर कंपनी दवाइयों में अपना ब्रांड नेम चलाती है, उसके बारे में आइडिया है। जैसे एप्पल का लोगो है, नाइकी का शूज है करके, तो इस तरीके से लोगो वगैरह होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी लोगो होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं और स्लोगन्स भी होते हैं, जो क्या कहते हैं मार्केटर्स जो आते हैं वो जो क्या कहते हैं ओटीसी ब्रांड में चलते हैं वो, ठीक है ना। देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। ज्योग्राफिकल मतलब होता है प्रोडक्ट लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक प्लेस, कोई जो प्रोडक्ट है वो किसी खास जगह से ही बनता है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग टी, वो टी दार्जिलिंग की है तो उस जगह के नाम से पेटेंट मिलता है कि वो दार्जिलिंग की टी है, अब कोई और नहीं बनाएगा। इससे फायदा क्या होता है, जो वहां के लोग हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैसूर सिल्क, मैसूर की सिल्क है, अब ये नहीं कि वहां से कोई सिल्क लेके आया यहां बना रहा है और उसको पेटेंट कर रहा है, ये सब चीज नहीं होंगी। मतलब मैसूर सिल्क पेटेंट हो गया तो ये सिल्क अब सिर्फ जो मैसूर की सिल्क है वहीं की इंडस्ट्री, वहीं के लोग बनाएंगे, कहीं और नहीं बनेगा, तो ये उनको बेनिफिट मिलता है वहां से, ठीक है। देन ट्रेड सीक्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्रेट्स होते हैं कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रेड करने का, बिजनेस करने का कोई अंदर आपका ना एक सीक्रेट होता है, अचानक से कोई एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर पेटेंट मतलब नहीं मिलता है, ये तभी तक सुरक्षित है जब तक कि कोई और उसको पहचान ना ले। जैसे कि कोका कोला का फॉर्मूला, कोका कोला का टेस्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लोग नहीं पीते वो अलग बात है, जो पीते हैं उनको टेस्ट अच्छा लगता है। मतलब 4 ब्रांड है, कोका कोला है, पेप्सी है, तमाम चीजें हैं, कोका कोला का टेस्ट अच्छा लगता है तो उसका कुछ फॉर्मूला होगा ना, तो वो फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं होता है। गूगल सर्च एल्गोरिदम, अब देखो यहां पर कई सारी चीजें आ गई हैं आज की डेट में, गूगल है, याहू है, ठीक है, फायरफॉक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम में जो पैटर्न है, वो जिस तरीके से पूरे इंटरनेट को सर्च करके आपको डाटा देता है वो उसका यूनिक है, ठीक है। उस तरीके को जब तक वो सीक्रेट है कि वो कैसे सर्च करता है तब तक सीक्रेट है, लेकिन अगर पता चल गया कैसे सर्च करता है तो दूसरा उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, इसको आप कोई बोले गूगल से भाई बताओ हमें, तो वो नहीं बताएगा, ठीक है, कह रहा ढूंढ लो अपना जैसा करना है। तो ये कुछ क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, काम करने के जो तरीके होते हैं। मान लो कोई काम कर रहा है, उसका बिजनेस खूब चल रहा है, किस तरह से वो कर रहा है काम नहीं पता किसी को, देखिए अगर किसी को अचानक से पता चल गया तो यहां पर आप उसके ऊपर कानूनी वो नहीं कर सकते। ट्रेड सीक्रेट्स में ऐसा नहीं होता है, बाकी चीजों में है, ठीक है। ओके, इंडस्ट्री वाला हो गया। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट आप बहुत सुनते होंगे, कॉपीराइट रिजर्व्स, कॉपीराइट्स और उससे रिलेटेड राइट्स क्या क्या होते हैं समझते हैं। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, कोई भी ओरिजिनल लिटरेरी मतलब साहित्य है, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, सॉफ्टवेयर वर्क जो होते हैं, मतलब जितना भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है एक तरह का, वो कॉपीराइट के अंदर आता है कि वो कॉपीराइट हो गया, ठीक है। जिसमें बुक्स, मूवी, सॉफ्टवेयर, इसीलिए इनके आगे लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व्ड। अगर किसी ने, मैंने मेहनत करके अब मैं कोई बुक बना दूं, मेरे हिसाब से है, मतलब मैं अपने तरीके से बना रहा हूं, अपने तरीके से लिख रहा हूं, नो डाउट कंटेंट जैसे अब यही पढ़ा रहा हूं मैं, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब किसी में बुक में इस तरीके से नहीं है, मैं 4 जगह से बुक से ढूंढ के कुछ अपना नया क्रिएट करके दे रहा हूं, मैं कुछ अलग तरीके की बुक बना रहा हूं मैं। जैसे कोई बुक ले लो, सपोज बायोलॉजी की बुक है, मार्केट में बहुत सारी बुक है, तो हर किसी राइटर की अपनी कॉपीराइट रिजर्व है, कंटेंट वही होगा लेकिन सब में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो कॉपीराइट रिजर्व हो जाता है। अब रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है, नेबरिंग राइट्स क्या क्या है, राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स, ठीक है, कोई सिंगर होता है स्टेज पे परफॉर्म करता है तो वो कॉपीराइट रिजर्व मार देता है कि मेरा ये परफॉर्मेंस कोई भी यूट्यूब पे या कहीं पे मेरे से बिना पूछे नहीं चलाएगा। अगर मेरा ये परफॉर्मेंस कोई और चलाना चाहता है, जैसे कि अगर आप लोगों को आइडिया होगा, अमेजोन पे कुछ टीवी शोज हैं, अमेजोन पे कुछ कॉमेडी शोज हैं जो कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ अमेजोन में मिलते हैं, मतलब वो परफॉर्म करवाता है और कॉपीराइट रिजर्व रख लेता है उसके कि ये कोई और नहीं चलाएगा, किसी को देखना है तो अमेजोन पे जाइए, पे कीजिए और देखिए, ठीक है। सिंगर परफॉर्मेंस हो गया, टीवी ब्रॉडकास्ट राइट हो गया, ये तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसका मतलब क्या है, और यही सारी चीजें आगे जाकर के हमारा फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लांट वेराइटीज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, समझो बात को, प्लांट वेराइटीज ये स्पेशल कैटेगरी है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब समझते हो ना, कोई नई तकनीक, नई खोज। तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, राइट्स फॉर न्यू प्लांट वैरायटी डेवलप्ड बाय ब्रीडर्स,
कोई नई प्लांट की वैरायटी डेवलप कर दी है, 2-3 को मिला करके, ठीक है, जैसे कि न्यू डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसने कोई फसल बनाई जिसके अंदर बीमारी लगती ही नहीं है, तो पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, फॉल्कलोर, यानी कि जो लोग है ना, लोकोक्ति कहते हैं, लोकोक्ति नहीं कहना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, गांव की प्रजातियों की जो जनजातियां वगैरह होती हैं। इंडिजिनस नॉलेज, कल्चरल एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, ट्राइबल मेडिसिनल प्रैक्टिस हैं, ठीक है, कि वो ट्राइब्स इसको करती चली आ रही है, पता चला कोई और जाकर के उसको पेटेंट करा लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्लांट वैरायटी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर जाता है। तो जो नॉलेज जहां पर है ये वहीं रहती है, वहां से अगर कोई इसको पेटेंट कराने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि भाई इस प्रजाति की ये देन है, ठीक है। अब मान लो सपोज किसी कोई रहती है जंगलों में रहती है कोई प्रजाति, और वो किसी खास तरीके से सांप के कांटे का इलाज कर लेती है, अपना सांप काटता है लेकिन वो कुछ पत्ते से जड़ी बूटी ला के अपना इलाज कर लेती है। अगर उसका पेटेंट हो जाता है तो वो प्रजाति उसका फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपके ही पास रहेंगे, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, यानी कि सब दिमाग की देन है और ये रियलिटी है आज की डेट में। जो लोग वर्कर हैं, लेबर की बात छोड़ दी जाए, ऑफिस में करने वाले काम की बात छोड़ दी जाए, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं या आज के टाइम पे जो 90% दुनिया है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही अर्न कर रहे हैं। मैंने कुछ गेन किया, अब मेरे पास जो नॉलेज आ गई उसको मैं फैला रहा हूं, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो 90% केसेस में आजकल यही चल रहा है। हाँ, लेबर वगैरह वो चीज अलग बात हो जाती है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें मस्क्यूलर अपनी मस्कुलरिटी होती है, वो चीज एक अलग हो जाती है, ठीक है। तो पूरी दुनिया आजकल कहते हैं नहीं, इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी, आज की डेट में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप उतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नया भी खोज सकते हैं, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हम इसी चीज को फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में समझेंगे, यही सारी चीजें आएंगी, बट सारी चीजों को हम मोड़ करके दवाइयों पे डाल देंगे, ठीक है। वो बेसिक था, बेसिक इसलिए है क्योंकि वहां लिखा हुआ है केवल क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, क्यों है, किस लिए है, बहुत सारी चीजें नहीं पता हम लोगों को, तो वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फार्मास्यूटिकल में कैसे अप्लाई होता है, वो समझेंगे। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्रिएट किए हैं, ताकि क्वेश्चन कभी एमसीक्यू वाला फंसता है जनरल क्वेश्चन या फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में, तो दोनों आप लोग अलग अलग कर सको। तो फार्मास्यूटिकल आईपीआर रेफर्स टू लीगल राइट्स, अगेन वही डेफिनेशन आएगी, लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं गिवन टू फार्मास्यूटिकल कंपनी। वहां मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोला था, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया गया है, या किसी साइंटिस्ट को या रिसर्चर को दे दिया गया है टू प्रोटेक्ट देयर इनोवेशन, जिससे कि उसने जो इनोवेशन की है, कोई नई चीज खोजी है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अच्छा, ये जो होंगे ये किस फील्ड में खोजेंगे, ड्रग एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के फील्ड में इन्होंने रिसर्च करी होगी। दीज राइट्स इनकरेज, ये जो अधिकार दिए जाते हैं ये प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, ड्रग डिस्कवरी को, कि नई नई ड्रग की खोज हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो। अगर कोई करोड़ों खरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और बदले में उसे पेटेंट नहीं मिलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे, तो उसका पैसा तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करें इसमें, जो कर सकते हैं। एंड फेयर कॉम्पिटिशन, और कंपटीशन फेयर हो विद अलाउइंग इनोवेशन। अब मान लो किसी ने खोज कर ली है, अब उसका किसी ने चुरा लिया, तो कहां जाएगा, वो इस राइट के तहत दूसरे के ऊपर मानहानि का दावा करके उससे वसूली कर सकता है। तो उसको मतलब कंपटीशन फेयर हो वाइल अलाउइंग इनोवेटर्स टू रिकवर, और साथ साथ में इनोवेटर्स अपनी रिकवरी भी कर सके जो उसको डेवलपमेंट कॉस्ट लगी है, जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात आपको समझ में आ रही होगी, बेसिक सी चीज है, बट हमको समझना है कि इसके अंदर लिखा क्या जाना है और बोला क्या जाना है। पता है आपको, फिर से बता रहा हूं मैं, बस क्या पॉइंट आने वो हमको समझने हैं। क्लियर है बातें? चलिए, द मेन टाइप्स ऑफ आईपी यूज्ड टू प्रोटेक्ट फार्मास्यूटिकल केयर। मेन टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है पेटेंट। नो डाउट, पेटेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है
एंड मार्केट एक्सक्लूसिविटी। मार्केट एक्सक्लूसिविटी मतलब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही उस दवा को बनाएगा और बेचेगा जब तक उसके पास पेटेंट रहेगा। दैट इज द मार्केट एक्सक्लूसिविटी। ये वर्ड मैं डाल रहा हूं बेटा, समझो इस बात को। कल को क्वेश्चन आ गया कि पेटेंट मींस मार्केट एक्सक्लूसिविटी, एक टर्म ये आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक्सक्लूसिविटी क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज प्रोटेक्टेड। इस पेटेंट के तहत एक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमने कोई नया खोजा है। अभी हमने देखा था क्लिनिकल ट्रायल वगैरह पूरा पढ़ रहे थे, कोई न्यू ड्रग है ना, न्यू ड्रग कोई खोजी हमने, तो उसको कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मुलेशंस, यानी कि स्पेसिफिक मिक्सचर्स ऑफ एपीआई विद अदर इंग्रेडिएंट। एक्सिपिएंट्स के साथ हम किस खास रेशियो में, मैंने बताया था जेनरिक में और ब्रांड में यही अंतर है। ब्रांड ने एक खास मतलब पूरा रिसर्च किया है ना, रिसर्च करके वो देखता है कि याला एक्सिपिएंट ये मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट आ रहा है, सबको रिसर्च करके रखता है अपना वो। तो उसके जो एक्सिपिएंट्स हैं टू क्रिएट डोजेस फॉर्म टैबलेट कैप्सूल इंजेक्टेबल जो भी बना रहा है, उसमें जो एक्सिपिएंट यूज कर रहा है, जिस क्वांटिटी में यूज कर रहा है, ठीक है ना, पूरा फॉर्मुलेशन कर रहा है वो भी क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है। जेनरिक वाला एपीआई तो इस्तेमाल कर लेगा इसका, लेकिन एक्सिपिएंट बिल्कुल डिट्टो इसकी तरह यूज नहीं कर पाता, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं उसमें। मेथड्स ऑफ यूज यानी कि इंडिकेशन, मेथड ऑफ यूज इंडिकेशन, किस चीज में वो दवा इस्तेमाल होने वाली है। न्यू एंड नोवल मेथड्स फॉर यूजिंग द ड्रग्स टू ट्रीट अ स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन। कोई नया तरीका, ठीक है, ड्रग को यूज करने का या बीमारी को ठीक करने का, जैसे कि अ सिंगल ड्रग कैन हैव मल्टीपल मेथड ऑफ यूज, पेटेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है यहां पर, न्यू एंड नोवल मेथड फॉर यूजिंग ड्रग्स, ओके, अ सिंगल ड्रग कैन हैव मल्टीपल मेथड ऑफ यूज। उसके कई तरीके से यूज है, उसके उस यूज के ऊपर क्या हो सकता है, पेटेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट डिजीज। किसी डिजीज में टैबलेट है, किसी में इंजेक्शन है, किसी में सिरप है, ठीक है ना, तो वो क्या है, उसका मेथड ऑफ यूज का पेटेंट हो जाएगा। प्रोसेस, नोवल एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोई आपने नई चीज नई तरीके से, मतलब आसान तरीके से, मान लो पहले ही कोई दवा बन रही है नॉर्मल फैक्ट्री में, वो बन रही है उस तरीके से, अब किसी ने कोई नई खोज कर ली है कि कम बिजली लगेगी, कम लागत से ज्यादा दवाइयां बन पाएंगी, कोई नई प्रोसेस ढूंढ ली उसने, तो नोवल एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसाइजिंग द ड्रग सब्सटेंस, या जो एपीआई हम लोग क्रिएट करते हैं केमिकल रिएक्शन से, उसने कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन खोज निकाला कि हमारी एपीआई बहुत सस्ते में बन जा रही है या बहुत प्योर क्वालिटी में बन रही है, तो ये प्रोसेस हमारी पेटेंट हो जाएगी। कॉम्बिनेशंस, पेटेंट प्रोटेक्टिंग अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नोन ड्रग। अगर एक ड्रग है उसके साथ दूसरे ड्रग्स को मिला करके कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कि ज्यादा अच्छा असर दे रहा है किसी बीमारी में, तो वो भी क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाएगा। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ यूज, प्रोसेस एंड कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें पेटेंट के अंदर आ जाती हैं। टर्म एंड एक्सक्लूसिविटी, कितने समय तक पेटेंट रहेगा और कितने समय तक सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी इसको यूज कर पाएगी। तो स्टैंडर्ड पेटेंट टर्म कितना है, 20 ईयर्स का है। अब यहां पर एक बड़ा ही मुद्दा आता है, 20 ईयर कब से, ये बच्चा कंफ्यूज रहता है। 20 ईयर फ्रॉम द फाइलिंग डेट, जब से उसने क्या किया है, एप्लीकेशन फाइल करी थी ना, क्लिनिकल ट्रायल के लिए मांगा था। हाउएवर बिकॉज ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स कैन टेक 10 to 15 ईयर, तो क्लिनिकल ट्रायल के बाद 6 वहां से उसका पेटेंट क्या होता है, चालू हो जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही उसने क्लिनिकल ट्रायल वाला था ना जो पेटेंट आईएनडी वाला फाइल कर दिया था, तो वहां से उसका चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करती है। मार्केट में जब से आएगी तब से नहीं, जब से उसने नई दवा खोज ली है भाई, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि पेटेंट नहीं कराएगा तो क्या होगा, कोई दूसरा चुरा लेगा इसका फॉर्मूला। तो जब से वो एप्लीकेशन फाइल करता है, कौन सी एप्लीकेशन है ना, आईएनडी वाली, तो इसी में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव मार्केट एक्सक्लूसिविटी पीरियड आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल इज मच शॉर्टर। अब क्योंकि इसी में ही कई बार 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो मार्केट में उसको जो टाइम मिलता है वो थोड़ा ही मिल पाता है, कई बार 5 साल का, 10 साल का, इतना ही मिल पाता है, बाकी टाइम तो उसका क्लिनिकल ट्रायल में निकल जाता है। ठीक है, तो टोटल 20 ईयर है, और 20 ईयर मार्केट में आने से लेके नहीं, जब से उसने फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल करे कि मैंने नया ड्रग ढूंढ लिया है और अब मैं इसको ट्रायल करने जा रहा हूं। समझिए इस चीज को। ठीक है,
क्लियर है? चलो, पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन या एक्सटेंशन, क्या पेटेंट की टर्म को वापस से रिस्टोर किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर है यस, टू कंपनसेट फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल। कई बार क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल में टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। एंड रेगुलेटरी रिव्यू, फिर करीब करीब 1 साल से 2 साल तो रेगुलेटरी रिव्यू है ना, जो हमने एनडीए फाइल किया था, याद आ रहा है पुराना वाला? देखो सब कनेक्टेड है, उसमें करीब करीब 1 साल, कई बार 2 साल तक लग जाता है, ठीक है। मैनी कंट्रीज, कई सारी कंट्रियां है, ईएस बोल रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, हैव सिस्टम्स टू एक्सटेंड द पेटेंट टर्म। उनके पास उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि ठीक है, टर्म को हम एक्सटेंड कर देंगे या कर सकते हैं। इन द यूएस दिस इज नोन एज पेटेंट टर्म एडजस्टमेंट, याद रहेगा, पीटीए। टर्म्स का खेल है सारा, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, जैसे अब मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जिस बच्चों को नहीं आ रहा है कि कितने समय तक रहेगा, 20 साल तक रहता है जिस दिन से हम फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन। क्या टर्म को बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, टर्म को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बढ़ाने वाले इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पेटेंट टर्म एडजस्टमेंट, खत्म, ठीक है। ये सब इस तरह से शॉर्ट नोट्स में आपको कवर करके दूंगा मैं। विच कैन एड अप टू 5 ईयर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यहाँ पे 5 साल और आपको दिए जा सकते हैं, वो आप एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, कई बार बहुत कम टाइम मिलता है तो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला हम लोग जो पेटेंट की बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? पेटेंट आ रहे हैं। पेटेंट के अंदर दूसरा पॉइंट है डाटा एक्सक्लूसिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, इसका मतलब क्या है। ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो क्या है। आपने क्या किया? रिसर्च करी, रिसर्च करके फेज 3 के बाद आपने क्या किया? सारा का सारा डाटा सबमिट किया, सारा का सारा डाटा सबमिट किया मार्केट अप्रूवल के लिए, ठीक है। ये जो डाटा आपने सबमिट किया है किसके पास? रेगुलेट अथॉरिटी के पास, रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, क्लियर है। तो ये डाटा भी तो आपका सुरक्षित रहना चाहिए। ये डाटा लीक हो गया तो ये कह रहा है डाटा एक्सेसिविटी, यानी कि इस डाटा का टाइम पीरियड अलग होता है। मान लो आपको पेटेंट का टाइम पीरियड आपका एक्सपायर कर गया, समझना बात को, 20 साल आपके पूरे हो गए, लेकिन जो डाटा है ना, डाटा का जो कि डाटा कब तक नहीं दिखाया जाएगा, इसका टाइम पीरियड अलग होता है। तो कई बार क्या होता है, 20 साल पूरा होने के बाद भी ये वाला डाटा अवेलेबल ही नहीं होता है मार्केट में, यानी कि ओपनली, तो उतना ही समय इसको और मिल जाता है। अच्छा, ये डाटा चाहिए किसको? ये डाटा क्यों चाहिए? जैसे ही 20 साल पूरे होंगे फिर क्या बनाना है? जेनरिक बनाना है, हमको ANDA फाइल करना है। ये मेरी बातें अब वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जो पुराना वाला लेक्चर पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मैं कंपनियों में कोई जेनरिक बनाना है, ANDA फाइल करना है, और मैं केवल BCS सिस्टम के माध्यम से बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस वाला जो पार्ट है उसको इनवाइटेड करके शो कर देना चाह रहा हूं मैं। लेकिन मेरे पास ये पुराना ये डाटा ही नहीं है, ब्रांड जो कंपनी ने रिसर्च करके दिया था। मैं अपने आप को इससे कंपेयर करवा के तभी तो क्या कहते हैं, परमिशन लेता हूं। बट जब तक ये डाटा नहीं है तब तक जेनरिक बन ही नहीं सकती है, ये मान के चलिए आप। तो डाटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका डाटा सुरक्षित रहता है कुछ समय तक, इवन अगर आपका ये एक्सपायर भी कर गया तब भी डाटा आपका सुरक्षित रहता है। कैसा है ये, आओ समझते हैं इसको। बिफोर अ न्यू ड्रग कैन बी अप्रूव्ड, ठीक है, न्यू ड्रग अप्रूव होने से पहले इट्स स्पॉन्सर मस्ट कंडक्ट एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स। जो भी उसका स्पॉन्सर होता है, कंपनी होती है, वो एक्सटेंसिव, बहुत व्यापक तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स करती है टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो कि ये दिखाती है कि दवा हमारी सेफ है और इफेक्टिव है। दिस डाटा इज देन सबमिटेड, ये डाटा सबमिट किया जाता है किसको? रेगुलेटरी एजेंसी को, सच एज द FDA इन द US और द EMA, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो है यूरोप में। द रेगुलेटरी बॉडी ग्रांट्स द इनोवेटर कंपनी अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डाटा एक्सक्लूसिविटी। तो भाई ये अथॉरिटी भी कहती है ठीक है, हम इस डाटा को इतने समय के लिए किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। During this period, other company cannot use originators clinical trial data to support their own application for generic और biosimilar version of the drug। यानी कि जो ड्रग ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है, अगर वो एक्सपायर, मान लो ये पीरियड एक्सपायर कर गया आपका, लेकिन डाटा एक्सक्लूसिविटी का टाइम बचा हुआ है,
तो अगर किसी को जेनरिक बनाना है तो वो उसी दवाई के हिसाब से कुछ और करे तो करे, और दे इस डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो यहां से थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है कंपनी को। आफ्टर द एक्सक्लूसिविटी पीरियड एक्सपायर, जैसे ये पीरियड एक्सपायर होता है, जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स कैन सबमिट देयर ओन एप्लीकेशन रेफरेंसिंग द ओरिजिनल डाटा। फिर वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ओरिजिनल डाटा का रेफरेंस दे करके कि देखो ओरिजिनल डाटा इतना था, अब ये हमारा प्रोडक्ट है, जेनरिक है। तो इस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। यूएस के अंदर 5 साल होता है फॉर न्यू केमिकल एंटिटी और 3 ईयर होता है फॉर न्यू इंडिकेशन, किसी नई बीमारी में, मतलब ड्रग पुराना ही था, किसी नई बीमारी में इस्तेमाल होने लगा। अगर ईयू के अंदर 8 साल है डाटा एक्सक्लूसिविटी प्लस 2 ईयर ऑफ मार्केट एक्सक्लूसिविटी। 8 साल डाटा नहीं दिखाएंगे, 2 साल मार्केट में सिर्फ आप ही आप रहोगे, और 1 साल रहता है फॉर न्यू इंडिकेशन। अगर कोई नया इंडिकेशन किसी नई बीमारी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसी ड्रग को, पुराने वाले ड्रग को, तो उसके लिए आपको 1 साल और मिल जाता है। ऑर्फन ड्रग्स, याद है ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? अनाथ दवाएं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज में यूज होती हैं, उसके खोज वैसे ही बहुत कम लोग करते हैं। यहां पर ये काफी लंबा समय होता है, 7 साल का होता है यूएस के अंदर और 10 होता है इन ईयू के अंदर। इससे क्या होता है, लंबे समय तक जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है वो लंबे समय तक क्या कर सकती है, अपना इंसेंटिव डेवलप कर सकती है, जिससे कि रेयर डिजीज पे लोग ज्यादा से ज्यादा खोज करें। जब उनको फायदा ज्यादा मिलेगा तभी तो खोज करेंगे वो लोग। ठीक है, तो दिस इज द डाटा एक्सक्लूसिविटी। यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है टाइप्स ऑफ पेटेंट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल कर रखा है। आगे इसकी समरी दूंगा, आप टेस्ट में चाहो तो डायरेक्ट समरी लिख के आ सकते हो, बट ये समझना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू आया तो फंस जाओगे बीच में फिर। ओके, ट्रेडमार्क सिंपल है, व्हाट इज प्रोटेक्टेड, इसमें क्या प्रोटेक्ट होता है? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपका कोई नहीं ले सकता है। क्या पर्पस है? टू प्रिवेंट कंज्यूमर कंफ्यूजन। यहां पर कंज्यूमर की कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द ब्रांड्स रेपुटेशन। अब भाई ब्रांड ने अपना नाम क्रिएट किया, उसका कोई नाम चुरा कोई दूसरा ही बना रहा घटिया माल, तो फिर ब्रांड का रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। तो कंज्यूमर को कंफ्यूजन खत्म है कि भाई नहीं यही चाहिए, ब्रांड का रेपुटेशन बचता है इन द मार्केट प्लेस। इट इंश्योर्स पेशेंट एंड डॉक्टर्स, ये सुनिश्चित करता है कि पेशेंट और डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अप्रूव्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर। यहां पे अब डॉक्टर्स और इसको भी पता कि हाँ ये पेटेंटेड था, ये ब्रांडेड था और मेरे को यही लेनी है या कोई और लेनी है। मान लो लंबे समय से कोई खा रहा है, नहीं लेना चाहता जेनरिक को, तो चॉइस है। ठीक है, टर्म कैन लास्ट इंडेफिनेटली। ट्रेडमार्क का कोई लिमिट नहीं है, ये बस समय समय पर रिन्यू होता रहता है, रिन्यूअल फीस लगती रहती है और अनंत काल तक, मतलब जब तक मेरे ख्याल से दुनिया रहेगी तो वो रिन्यू करा करके उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन रेगुलेटरी डाटा प्रोटेक्शन। ये देखो, ये जो है, ये जो था कहां चला गया, डाटा एक्सक्लूसिविटी, ये था कि कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और ये है रेगुलेटरी डाटा प्रोटेक्शन। दोनों सेम लग रहे हैं बट अंतर है, वहां पर कोई दूसरी कंपनी उस डाटा का यूज करके जेनरिक का नहीं बना सकती है। इसका मतलब ये है दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू डाटा एक्सक्लूसिविटी, ये उसी से ही संबंधित है, बट ये कहना चाहता है कि कोई भी लीगल अथॉरिटी, इट रेफर टू द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द रेगुलेटर्स। ये जो रेगुलेटर्स हैं, अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर कानूनी बाध्यता है कि अगर तुमने ये क्लिनिकल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा कहीं और डिस्क्लोज किया तो तुम गए काम से। समझ रहे हो ना? मान लो किसी कंपनी ने पैसा दिया कि लो भैया 1 करोड़ रुपए लो, 10 करोड़ रुपए लो, हमको ये डाटा लीक कर दो, नहीं करना है। ठीक है ना? तो उनके ऊपर एक तरह का ये बाउंडेशन है। तो क्या कह रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है रेगुलेटर्स के ऊपर टू कीप द सबमिटेड क्लिनिकल डाटा कॉन्फिडेंशियल। जो भी क्लिनिकल डाटा सबमिट हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, एंड नॉट डिस्क्लोज इट टू कॉम्पिटिटर्स। उसके कॉम्पिटिटर्स को ये डिस्क्लोज नहीं करना है, नहीं दिखाना है। दिस प्रोटेक्ट द मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू जनरेट दिस डाटा। ये जो, इससे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ब्रांडेड, मतलब पेटेंट वाली कंपनी ने, उसका पैसा बच जाता है इससे। और डाटा लीक हो गया एक बार, फिर तो लीक ही हो गया, फिर वो केसेस लड़ते रहो, वो तो फिर तमाम चीजें हैं। ऐसे केस में इनके ऊपर भयंकर सजा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चैलेंजेस विद पेटेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स। कुछ चैलेंजेस भी है पेटेंट के साथ, कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत आता है? एक है कंपनी मक्कारी करती है। ठीक है भाई, देखो तुमने कमा लिया, अच्छी बात है, अब छोड़ दो उसको, ड्रग को, जेनरिक बने, एक आम जनता का फायदा हो, भलाई हो। लेकिन नहीं, कुछ कंपनी वाले मक्कारी करते हैं, वो एवरग्रीनिंग, इस मक्कारी का नाम है एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग मतलब सदाबहारता।
वो कुछ ऐसा टेक्निक अपनाते हैं कि उनका जो पेटेंट है वो लंबे समय तक चलता है। कैसे, क्या करते हैं समझो। इसके खिलाफ भी रूल्स हैं, वो रूल्स नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, हम सिर्फ एवरग्रीनिंग पढ़ रहे हैं। एवरग्रीनिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सटेंड द पेटेंट लाइफ। वो अपने पेटेंट लाइफ को बढ़ा लेते हैं। कैसे? बाय मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशन, छोटा सा कोई मॉडिफिकेशन कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। जो पहले से ड्रग उसने खोजी थी 20 साल जैसे एक्सपायर होने वाले होते हैं, वो वैसे उसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करके कहती है लो पेटेंट कर दो इसको अब। यानी कि उसका इस्तेमाल कोई वैसे भी नहीं कर पाएगा। पुराना मॉलिक्यूल था, पेटेंट था, अब वो फिर पेटेंट हो गया थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है। सच एज न्यू फॉर्मुलेशन, कोई नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, डिलीवरी मेथड बदल दिया, पहले टैबलेट था अब इंजेक्शन के रूप में कर दिया, ठीक है। एंड अप्लाइंग फॉर न्यू पेटेंट, और न्यू पेटेंट अप्लाई कर देते हैं। इन सब के खिलाफ भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, तो कई बार कोर्ट केस वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये दिक्कत आती है, कई कंपनियां कामयाब हो जाती हैं इनमें, और कुछ और चीजें हैं इसमें। और ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है एवरग्रीनिंग, इसमें कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस चीज में दिक्कतें आती हैं वगैरह वगैरह। फिलहाल सिर्फ समझो कि ये प्रॉब्लम है, एक ऐसा होता है। ओके, कहाँ गए हम लोग? 5 चैलेंजेस। अच्छा, चैलेंज में क्या था? एवरग्रीनिंग आ गया। दूसरा, इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, पहला। दूसरा है एक्सेस टू मेडिसिन, हाई ड्रग प्राइस ड्यूरिंग द पेटेंट पीरियड। पेटेंट पीरियड है, ऑब्वियसली बात है, और समय कम रह गया। मान लो अब उसने पेटेंट फाइल कर दिया था, अब उसके 5 ही साल बने हैं, मतलब सॉरी बचे हैं, 15 साल उसको लग गए ट्रायल वगैरह सब कुछ करने में, 5 साल बचे हैं, मार्केट में उसे मिलेंगे। अब इस 5 साल में जाहिर सी बात है उसका खरबों रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए हैं। अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको क्या करने हैं? निकालने हैं। कैसे निकालेगा? जाहिर सी बात है ड्रग का प्राइस को वो हाई करेगा। अच्छा, ये ड्रग प्राइस का भी एक तरीका होता है, ऐसे ही हाई नहीं करता है वो। कंपनी वाला और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, डिस्कशन होता है, वो कहता है मैं इतना रखूंगा, और उसका सारा पॉइंट रखता है कि मैं दवाई की प्राइस 1000 रुपये रखूंगा, मेरा इतना खर्चा हो गया, 5 साल बचे हैं, ये वो फलान ढिम का तमाम चीजें चलती हैं। इधर से गवर्नमेंट ऑफिशियल वाला डिबेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर बीच में से एक रास्ता निकलता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, ये नहीं कि अपना मनमानी कुछ भी कर लेता है। गवर्नमेंट रोक के रखती है कि आप एक लिमिट है, ठीक है ना, लेकिन हाँ वो ये भी देखती है नुकसान ना हो जाए। नुकसान हो गया तो फिर अगली बार वो नहीं इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो हाई ड्रग प्राइस ड्यूरिंग पेटेंट पीरियड कैन मेक इसेंशियल मेडिसिन। तो इसमें होता क्या है, कई बार जो जरूरी दवाएं हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाती हैं गरीबों के लिए, पर्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या कुछ गरीब कंट्रीज हैं, वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहां खोज तो हो नहीं रही है, लेकिन मान लो किसी दूसरी यूएस में खोज हो गई है, उन कंट्रीज में जाती है तो फिर दिक्कत है। फिर तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितनी भी संस्थाएं बड़ी बड़ी एनजीओ वगैरह होती हैं, WHO वगैरह होती है, वो परचेस करती है, पहुंचाती है, मजबूरी होती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पेटेंट कैन हिंडर एक्सेस टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज। कई बार क्या होता है, पेटेंट है और हेल्थ की इमरजेंसी हो गई है, मतलब कोई अचानक से कोई भयंकर बीमारी फैल गई है और उसकी दवा है वो पेटेंट हो रखी है, तो महंगी होगी वो, अब क्या किया जाएगा। तो ये दिक्कत आती है, जैसे HIV एड्स एपिडेमिक या कोविड-19 पेंडेमिक है, तो उनमें फिर वो दवाई का इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब इसका भी एक तरीका है कि ऐसे केसेस में क्या होगा, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये चीज पॉइंट याद रखें, क्या हो अगर, सवाल आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि एक नई दवा बड़ी अच्छी खोज ली गई है और अचानक से सपोज कोविड-19 की बहुत अच्छी दवा है, ठीक है, और अचानक से कोविड-19 फैल जाता है और वो दवा सपोज एक टैबलेट है वो 500 1000 रुपए की, क्या होगा उसका, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका भी इलाज है, उसका भी गवर्नमेंट ने तोड़ रखा हुआ है कि जब तक वो महामारी चलेगी ना तब तक पेटेंट सब खत्म कर देती है, वो अंधाधुंध बनाती है उस दवाई को, ताकि ये जो इमरजेंसी फैली है वो कवर हो सके, ठीक है। पढ़ेंगे अभी, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया। अच्छा, इसके अंदर चल रहे थे टॉपिक क्या था, क्वेश्चन नहीं उतर गया मेरे दिमाग से, पेटेंट का चल रहा था, पेटेंट है ना, फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर पेटेंट पढ़ा हम लोगों ने। पेटेंट के बाद डाटा एक्सेसिबिलिटी पढ़ा, ट्रेडमार्क्स पढ़ा, रेगुलेटर प्रोटेक्शन पढ़ा, चैलेंजेस विद फार्मास्यूटिकल्स पढ़ा, देन कंपलसरी लाइसेंसिंग। क्या चीज है कंपलसरी लाइसेंसिंग, देखो वही वाली चीज आ गई जो मैं बता रहा था। डेफिनेशन क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउज अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है, ये भी एक रूल है, नियम है, ऐसा नहीं मनमानी है, टू परमिट द प्रोडक्शन एंड सेल,
ठीक है, ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या बोलती है कि भाई प्रोड्यूस करो और सेल करो ऑफ अ पेटेंटेड ड्रग को, जो दवा पेटेंट है उसको आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, सेल कर सकती है कौन, गवर्नमेंट, विदाउट द पेटेंट होल्डर्स कंसेंट, बिना पेटेंट होल्डर को बताए हुए गवर्नमेंट कह देगी किसी कंपनी को जाओ बनाओ धड़ल्ले से इसको। क्यों और कब, सुनो उसको। यूजुअली इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है, और व्हेन द पेटेंट होल्डर इज अनेबल टू मीट द डिमांड। दो कंडीशन है, इमरजेंसी फैल गई, जैसे मान लो कोविड-19 फैल गया था, अब धड़ल्ले से दवाई की जरूरत है, तो क्या करेगा, महंगा थोड़ा बेचना उसको, गवर्नमेंट बिना बताए कोविड-19 की दवाई बनाना स्टार्ट कर देगी, पहली चीज। दूसरा कि चलो ये उस गवर्नमेंट कहेगी चलो तुम महंगाई बेचो लेकिन पूर्ति तो करो, तुम बना रहे हो 1 लाख दवाइयां, यहां पे हमारे 10 लाख लोग बीमार हैं, कैसे काम चलेगा। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, उससे बिना बताए गवर्नमेंट अपना खुद का प्रोडक्शन और सेल कर सकती है। ठीक है, फॉर एन एसेंशियल मेडिसिन, अगर वो दवा किस कैटेगरी में आती है, एसेंशियल मेडिसिन में आती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ना ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, ये जो चैप्टर नंबर 14 है इंटरेस्टिंग है, दवाइयों को लेकर के, दवाइयों के खोज को लेकर के, इसको कायदे से पढ़ना है और अच्छा टॉपिक है ये। और समझ लिया एक बार अगर, तो केवल हेडिंग याद रखना है, अंदर आप लिख सकते हो। फिर पर्पस क्या है इसका, अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, ये वर्ड आपने सुना होगा। एक एग्रीमेंट है जिसमें कंट्रीज कैन इशू कंपल्सरी लाइसेंस टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ। ठीक है ना, कंट्रीज जो कई सारी कंट्रीज हैं जिसमें ये आती हैं, वो क्या कर सकती हैं, कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर सकती हैं ताकि उसके देश के लोगों की जान बच सके। दिस वॉज रीअफर्म्ड बाय, इसको दोबारा से रीअफर्म किया, मतलब और ज्यादा मजबूती दी गई 2001 दोहा डिक्लेरेशन में, विच एम्फेसाइज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रिप्स इन एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ नीड्स। तो ओवरऑल कहानी क्या है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग एग्जिस्ट करती है और कोई कंट्री जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ये काम कर सकती है कि पेटेंट भले हो लेकिन अगर उसके कंट्री के लोग मुसीबत में हैं तो फिर वो दवाइयों को बना सकती है बिना पेटेंट होल्डर का कंसेंट लिए, यानी कि बिना उससे पूछे। एग्जाम्पल देखते हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, ब्राजील हैव यूज्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनेरिक वर्जन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर्टिकुलरली फॉर डिजीज लाइक HIV, एड्स, कैंसर एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, HIV, एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस के केस में जो एसेंशियल ड्रग्स था, इनके केस में इन कंट्रीज ने कंपल्सरी लाइसेंसेस क्या किया था, इशू किया था, और वो दवाई बनाती है अपना। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक सम कंट्री कंसीडर्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट। कोविड-19 के भी समय पे कुछ कंट्रीज ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज करके दवाइयों को बनाया था। ठीक है, अब देखो जो चीजें मैंने यहां पढ़ी बताई है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत, ये कुछ खास टर्म्स हैं जहां से आपके इंटरनल MCQ वगैरह पूछे जा सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स जो कवर हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, समझना बात को, ठीक है, आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये डाटा डिटेल में इसलिए बताया है ताकि चीजें अंदर तक आपको समझ में आए। और अगर कोई MCQ अंदर से आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो बड़ा दिक्कत आता है, बच्चा कहता है सर हम MCQ नहीं लगा पा रहे, वो इसीलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपको नहीं पता 20 ईयर, आपको ये नहीं पता कि फाइलिंग डेट से ये चीज होती है, जब से डेट एप्लीकेशन फाइल होती है MCQ चला जाता है, आप उसको लगा नहीं पा रहे हैं MCQ। ठीक है ना, तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक जनरल क्वेश्चन आ गया आपके पास 5 नंबर में, 3 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा लिखने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक समरी तैयार कर रखी है, आप इसका यूज करेंगे। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें पढ़ी हमने ऊपर। सीधा सीधा आप क्या लिखो, अच्छा मैंने टेबल बनाई है, आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट डाल दोगे पेटेंट, इसी के नीचे लिख दोगे व्हाट इट प्रोटेक्ट्स, फिर उसके नीचे लिख दोगे टाइम पीरियड, उसके बाद लिख दोगे एक एग्जांपल, यानी कि 1 2 3, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे कर सकते हो, या टेबल वाइज बना। टेबल बनाने में दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन टेबल है समझाने में आसान लगता है मेरे को। ठीक है ना, तो आप करें क्या, एग्जाम में आएगा तो जैसे आप क्या लिखोगे, पहला पेटेंट क्या होता है आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर व्हाट इट प्रोटेक्ट्स, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, टाइम पीरियड एंड एग्जाम्पल, इस तरीके से ये हो गया। दूसरा पॉइंट दे दोगे ट्रेडमार्क। तो ये इतनी 3 चीजें आपको बतानी है
और आपका ये वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अंदर का बताया बेटा मैंने वो पढ़ना जरूर है, याद हो जाए तो लिख के भी आ सकते हो, वहां से आपके एमसीक्यू जो आएंगे ना वो वहीं से आने वाले हैं। ट्रेडमार्क बता दिया, बस टाइम पीरियड देख लो, 10 ईयर होता है इसका, उसके बाद क्या होता है बार बार रिन्यू कराना पड़ता है, जैसे क्रोसिन है, विक्स है, ठीक है। कॉपीराइट बता दिया, बुक्स वगैरह है, रिसर्च पेपर है, सॉफ्टवेयर है, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, जब तक ऑथर की जिंदगी रहती है, प्लस 60 ईयर और साथ में 60 साल रहते हैं। फार्मा बुक, टेक्स्ट बुक, फार्मा टेक्स्ट बुक हो गया, ई लर्निंग मॉड्यूल हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन, शेप है, डिजाइन ऑफ टैबलेट है, 10 ईयर, एक्सटेंडेबल बाय 5 ईयर। यूनिक शेप ऑफ इनहेलर, इनहेलर का एक खास शेप, ठीक है, जो इसके एग्जांपल में आ जाता है। ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल फॉर्मुलेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, क्लिनिकल डाटा हो गया, बहुत कुछ चीजें आती हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, क्यों? इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, ये तभी तक सेफ है जब तक कि लीक ना हो जाए, है ना। घर का वेदी लंका ढाए, कंपनी का कोई अंदर वाला इंसान को दूसरी कंपनी क्या खरीदती है, करोड़ों रुपए देकर खरीद लेती है, बताओ इसका क्या अपना रहा है ये जाके बंदा लीक कर देता है, बस उसी दिन से ये चीज खत्म हो जाती है। ये चीज आप लोगों ने कई बार मूवी वगैरह में देखी होगी कि किस तरीके से अंदर की बात, जैसे टेंडर्स की बातें लीक होती हैं, वो सब चीजें चलती हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी वैक्सीन आ गए यहाँ पर। आगे आते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि मेडिसिनल प्लांट और प्रोडक्ट लिंक्ड टू अ रीजन। इसका भी इनडेफिनाइट, एज लॉन्ग एज क्वालिटी लिंक टू अ प्लेस परसिस्ट, जब तक उस जगह पे वो प्लांट और वो प्रोडक्ट रहेगा तब तक वहां का पेटेंट रहता है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ठीक है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फ्रॉम केरला, केरला से कुछ खास फॉर्मुलेशन आते हैं, इसमें वो आ जाएंगे। देन प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, न्यू मेडिसिनल प्लांट वैरायटी या हाइब्रिड जो साइंटिस्ट लोग तैयार करते हैं, इसका 15 साल रहता है क्रॉप के लिए और 18 ईयर रहता है ट्रीज या पेरेनियल्स के लिए, ठीक है। हाई यील्डिंग ओपियम पॉपी वैरायटी, ओपियम पॉपी की एक हाई यील्डिंग वैरायटी क्रिएट कर ली गई है, तो उसको 15 साल के लिए मिल जाएगा, फिर बस खत्म, फिर उसको कोई भी उगा सकता है। तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि टाइप्स क्या हैं, किस पर्पस से हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, एक एग्जांपल। इतना देकर के भी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहना। और जो ऊपर वाली बातें बताई हैं, यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग एक टर्म है, अगर वो आपको नहीं आती है तो उससे रिलेटेड कभी डेफिनेशन आता है या कोई क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको आईपीआर के अंदर पता होने चाहिए। ओके, चलिए, तो जो बच्चे पढ़ें पूरा पढ़ें ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे। अब बात करते हैं पेटेंट की। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसी के अंदर एक टर्म आता है पेटेंट, याद आ रहा है? चलिए, पेटेंट क्या होता है? सबने नाम सुना है पेटेंट। पेटेंट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड दिस इज योर एमसीक्यू कि भाई बताओ पेटेंट क्या है। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही हिस्सा है, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेंटर फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट यूज और मेक द इन्वेंशंस। ये जो इन्वेंटर होता है उसके अधिकारों की रक्षा करता है कि जो दूसरे हैं वो यूज ना कर पाए या ना बना पाए उसके इन्वेंशन को, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, अ पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, देखो वही सेम आएगी, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है टू एन इन्वेंटर फॉर अ न्यू इन्वेंशन, कोई नई खोज हुई है उसके लिए लीगल अधिकार दिए जाते हैं उसको। इट गिव्स द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको ही वो अधिकार मिलते हैं बेचने के और उसको किसी और से बनवाने के, जो भी कुछ है। टू मेक यूज सेल की वो यूज करेगा, बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। द इन्वेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक खास समय के लिए उसको एक्सक्लूसिव राइट दे दिए जाते हैं और वो राइट समय होता है लगभग 20 साल का। इन एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, ये चीज लोग बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि उसको अधिकार मिल रहा है 20 साल के लिए, इसके बदले में कि वो अपने इन्वेंशन को पब्लिक को दिखाएगा। तो पब्लिक को दिखाएगा 20 साल के बाद कि मैंने कैसे बनाता हूं, कैसे, मतलब वो तो जाहिर से डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा तो गवर्नमेंट उसे पब्लिक कर देती है, दूसरी कंपनी आती है बनाती है उस दवा को जेनरिक वाला, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, पेटेंट का मतलब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेटेंट लॉ की। पेटेंट लॉ टॉपिक है हमारे में डायरेक्ट, तो उससे पहले हमें पेटेंट समझना था, अब लॉ की बात कर लें। तो पेटेंट लॉ क्या है? स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक एरिया है।
जहां पर कुछ सेट ऑफ लीगल रूल्स लिख दिए गए हैं जो कि गवर्न करते हैं, बताते हैं कि कैसे ग्रांट कैसे मिलेगा, पेटेंट प्रोटेक्ट कैसे रहेगा, कैसे वो इन्फोर्समेंट, अच्छा ये इन्फोर्समेंट तो कैसे वो लागू होगा, ठीक है ना। इट डिफाइंस व्हाट कैन बी पेटेंटेड, ये भी डिफाइन करता है कि आप क्या चीज को पेटेंट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ये अभी लॉ समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो समझना है क्या चीज पेटेंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, राइट ऑफ पेटेंट होल्डर्स के राइट क्या है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, और कितने दिनों के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर है बातें, ठीक है। ओके, पानी वानी ले लो, मुंह धुल लो, थोड़ा सा अभी चलेगा, लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक। पानी वानी पी लो, मुंह धुल लो और स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, चलिए, पी लिया पानी आ जाओ। इंडिया की बात करें तो पेटेंट आर गवर्न्ड बाय द पेटेंट एक्ट 1970, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले जो पेटेंट एक्ट आया था वो 1970 में आया था, और समय समय पे अमेंड हुआ है, जैसे कि 1999 में, 2002 में और 2005 में, ठीक है ना। 2005 में क्या इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट पेटेंट फॉर फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट विद ट्रिप्स। असल में 2000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 2005 से पहले ना हम लोग सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सिर्फ प्रोसेस, प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कर सकते थे। 2005 के बाद से प्रोडक्ट का भी पेटेंट शुरू हुआ अपनी कंट्री में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट कैन बी पेटेंटेड अंडर द पेटेंट लॉ, क्या क्या चीज हम पेटेंट कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता, और ये आपका एमसीक्यू है, लिख के आएगा, 4 लिखे होंगे, बोलेगा किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं, टिक लगाओ। फॉर एन इन्वेंशन टू बी ग्रांटेड अ पेटेंट इट मस्ट फुलफिल 3 मेन क्राइटेरिया, ठीक है, अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स के साथ अब एग्रीमेंट हो गया, मैंने बताया था, ठीक है। पहला है नोवेल्टी, मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट नया होना चाहिए, मतलब आज से पहले दुनिया में ना आया हो कभी, ठीक। द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, ऑब्वियसली बात है, नया होना चाहिए, एंड नॉट प्रीवियसली नॉन, पहले से उसको किसी को पता नहीं होना चाहिए, ना कभी यूज हुआ हो, ना कहीं पब्लिश हुआ हो, ठीक है, और पेटेंट एनीवेयर, ना कहीं पूरी दुनिया में कहीं वो पेटेंट हो। ऐसा नहीं कि किसी दुनिया के छोर में पेटेंट है लेकिन इंडिया में पेटेंट नहीं है तो आपने ले जाकर इंडिया में पेटेंट करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ कंप्लीटली न्यू ड्रग मॉलिक्यूल नॉट रिपोर्टेड अर्लियर, ऐसा नया मॉलिक्यूल जो पहले कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ, पहले कभी भी मतलब सामने नहीं आया। फिर है इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस, ये बच्चा थोड़ा सा यहां पे, नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है, समझ लें इसको। द इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व व्हाट, टेक्निकल एडवांस, उसको टेक्निकल एडवांस होना चाहिए, या शो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, या इकोनॉमिकली उसको इंपॉर्टेंस होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, अगर बच्चा इसकी हिंदी निकालता है तो यहां बड़ा भयंकर कंफ्यूज होता है, सुन लो। टू अ स्किल्ड पर्सन इन दैट फील्ड, वो कह रहा है कि उस फील्ड का जो सबसे स्किल्ड बंदा है, जो सबसे होनहार बंदा है, वो भी, उसके लिए भी ये स्पष्ट ना हो। तो आप कहोगे उसके लिए भी स्पष्ट ना हो, जो बंदा होशियार है, मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई मशीन है और जो बंदा मशीन चलाना जानता है वो भी ना चला पाए, तो फायदा क्या? नहीं, इसको अलग तरीके से समझते हैं, मतलब कि वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जो उस फील्ड का स्किल्ड बंदा है, होशियार बंदा है, वो भी उसको समझ ना पाए। यानी कि जब तक इनोवेटर नहीं बताएगा तब तक उस स्किल्ड बंदे, उस जो स्किल्ड इंसान है, वो भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई बंदा है, वो काफी मशीनें में अच्छा खासा उसका क्या है सेटअप है, हाथ बढ़िया चला लेता है, हर टाइप की मशीन को समझ लेता है, नई मशीन खोज करके लाया, उसने रखा उसके सामने, उसने उसको चला ली, तो फायदा क्या हुआ उसका? उसमें नया क्या था? फिर कुछ भी नहीं था। अगर पहले से ही जो होशियार लोग हैं अगर वो उसको चला पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ भी नया नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑब्वियसनेस, ठीक है। थर्ड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब इंडस्ट्री के यूज में होना चाहिए। द इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बन पाए, उसके काम में आ पाए। मीनिंग इट शुड हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, काम में आए, बिना काम में नहीं आएगा, कुछ खोज लो तो क्या फायदा, ठीक है। अ न्यू सिंथेसिस प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग,
कोई नई सिंथेसिस प्रोसेस ढूंढ ली है जो बड़े लेवल पे हम ड्रग को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ पेटेंट बाय कैटेगरी, यूटिलिटी, डिजाइन और प्लांट के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं पेटेंट की कि क्या क्या चीजें पेटेंट होती है यूटिलिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से। यूटिलिटी के हिसाब से बात करें तो क्या क्या चीजें पेटेंट हो सकती है। अभी बात को समझना, हम लोगों ने पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जर्नल पढ़ा था, उसको फिर फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। अब जो पेटेंट लॉ है इसको हम जर्नल पढ़ रहे हैं, फिर फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। अगर कोई चीज, क्योंकि जब तक जर्नल नहीं समझ में आएगा तो फिर वो डायरेक्ट पेटेंट उसमें कराएंगे अगर फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर वो। तो इसमें फायदा हमको क्या मिलता है, यहाँ जनरल समझ में आ गया तो फार्मास्यूटिकल वाला जो क्वेश्चन आप लिखोगे ना उसको भी छोटा लिख सकते हो आप। क्लियर है? आओ, यूटिलिटी पेटेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट द फंक्शनल एस्पेक्ट। कोई जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका जो फंक्शन है, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को, फंक्शनल पहलू को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हाउ इट वर्क, व्हाट इट डज, वो क्या करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं? न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, कोई अगर खोजी है, कोई मशीन है, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर है, कोई नया आर्टिकल से आप कोई नई चीज बना रहे हो। मतलब सपोज पहले आप जैसे ना आजकल कॉपी किताबें किससे बन रही है? गत्तों से बन रही है, कूड़े कबाड़े से बन रही है। मतलब बना आप वही चीज रहे हो जो पहले बनती थी, लेकिन किसी नए आर्टिकल से, दैट इज आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर। कंपोजिशन ऑफ मैटर आ गया, कुछ मैटर कंपोजिशन नया बना लिया आपने। और एनी न्यू एंड यूजफुल इंप्रूवमेंट देयर ऑफ, या इसको जो पुरानी चीजें उनमें से कोई नई चीज आप यूज करने लायक बना ले जाओ। एग्जाम्पल, कोई मशीन है, न्यू काइंड ऑफ इंजन है, या कोई नया मेडिकल डिवाइस है। प्रोसेस की बात करें, अ न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने कोई नया तरीका जो सिंपल है, आसान है, फास्ट है। मैन्युफैक्चरिंग अ केमिकल, अ सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, कोई सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम, मान लो किसी ने गूगल से फास्ट एल्गोरिदम को डिजाइन कर लिया तो वो एल्गोरिदम उसकी हो जाएगी। आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, अ न्यू टूल, यूनिक डेस्क डिजाइन, कोई नया टूल खोज लिया है, कोई एक अलग सी डेस्क डिजाइन है, ठीक है ना, कोई टेबल है, डेस्क है, उसकी एकदम यूनिक सी डिजाइन है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, अ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग, कोई नया ड्रग खोज लिया है, न्यू प्लास्टिक पॉलीमर खोज लिया है। तो ये सब चीजें यूटिलिटी पेटेंट, मतलब यूज, जिसको हम यूज करेंगे वो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आता है। सबका ड्यूरेशन 20 ईयर का है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, ये याद रखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? मस्ट सेटिस्फाई द 3 पिलर्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी, 3 चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। नोवेल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू, नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए, और यूटिलिटी होनी चाहिए, काम के लायक होना चाहिए। चलिए, ये यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आ गया। देन डिजाइन पेटेंट, डिजाइन में क्या रहेगा? दिस प्रोटेक्ट द ऑर्नामेंटल डिजाइन, दैट इज यूनिक विजुअल अपीयरेंस। कोई चीज है, कोई बोतल है, उसका एकदम अलग अनोखा जो दिखने का तरीका होगा, वो चीज सबसे अलग है, एकदम यूनिक डिजाइन कर लिया है, तो वो उसका क्या होता है? पेटेंट हो जाता है। ऑफ अ फंक्शनल आइटम, किसी फंक्शनल आइटम का, यानी कि ऊपर ये सारी चीजें क्या थी? फंक्शनल थी, ठीक है। अब उस फंक्शनल आइटम का कोई हम खास डिजाइन दे रहे हैं, तो यानी कि इट डज नॉट प्रोटेक्ट हाउ द आइटम वर्क्स, ठीक है। इसमें काम कैसे करता है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए यूटिलिटी है। उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है। इट कवर अ न्यू ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर अ आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, है ना। जो चीज आप बना रहे हो उसमें कोई नई डिजाइन है, शेप है, उसके लिए आपको यहां पर क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है। एग्जाम्पल, यूनिक शेप ऑफ द कोका कोला बोतल, कोका कोला बोतल का यूनिक शेप। द आइकॉनिक लुक ऑफ द ओरिजिनल आईफोन, जो ओरिजिनल आईफोन है उसका एकदम लुक अलग ही है, आप लोग देखते होंगे। द पैटर्न ऑफ अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के पैटर्न से ना फर्नीचर बनता है, उसका कुछ अलग सा लुक आ गया। द डिजाइन ऑफ स्नीकर, जो स्नीकर शूज पहनते हैं उसका डिजाइन आ गया। यानी कि शेप की बात हो रही है यहाँ पर, शेप, साइज, साइज नहीं कहेंगे, शेप कह रहे हैं, उसका अपीयरेंस, दिखता कैसी कोई चीज, दैट इज द डिजाइन, उसका पेटेंट हो सकता है। यहां पर ड्यूरेशन 15 साल का है, ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑफ ग्रांट फॉर एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन और आफ्टर मई 13, ठीक है, मई 13, 2015 का 15 साल का मिलता है। नो मेंटेनेंस फी आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे मेंटेनेंस फीस की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? मस्ट बी नोवल, नॉन ऑब्वियस, और ये ऑर्नामेंटल होना चाहिए। डिजाइन को हम यूज तो कर नहीं सकते अपने काम के लिए, है ना, उसको हम वो ऑर्नामेंटल होना चाहिए, मतलब नॉट प्योरली फंक्शनल। वो जो चीज हम डिजाइन के अंदर किसी फंक्शनल चीज का हम लोग नहीं ले सकते हैं,
फंक्शनल चीज की डिजाइन का हम लोग पेटेंट ले सकते हैं। फंक्शनल को पेटेंट नहीं करा सकते हैं डिजाइन के अंदर। फंक्शनल चीज का कोई डिजाइन है ना, कैमरा फंक्शनल है, उसका शेप है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं। इंटरनेशनल नोट की बात करूं मैं, इन द मोस्ट अदर कंट्रीज दिस राइट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। कई सारी कंट्री में इसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट या रजिस्टर्ड डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। लास्ट फिर आता है प्लांट पेटेंट। प्लांट मतलब वही प्लांट आ गया। आ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ पेटेंट फॉर इन्वेंटिंग और डिस्कवरिंग एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और डिस्टिंक्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। मतलब कोई नई प्लांट है, ठीक है, उसको खोज किया गया, डिस्कवर किया है, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब कोई नया स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ पेटेंट फॉर इन्वेंटिंग और डिस्कवरिंग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये उनके बारे में है। कोई नई वैरायटी हमने खोज करी है और वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। इट कवर्स अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट। ध्यान रखना, जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, उनके जिनके बीज होते हैं उनको हम पेटेंट नहीं करा सकते। एसेक्सुअली हमने उसको रिप्रोड्यूस किया है थ्रू कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, इसके माध्यम से हम उसको ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या, न्यू हाइब्रिड ऑफ रोज। रोज की हमने कोई नई हाइब्रिड बना ली है, ग्राफ्ट करके, कटिंग करके, ठीक है। अ न्यू टाइप ऑफ एप्पल ट्री, अ यूनिक स्ट्रेन ऑफ ब्लूबेरी बुश। बुश मतलब झाड़ियां जो ब्लूबेरी होती हैं, बेर होती हैं, तो ये प्लांट पेटेंट के अंदर आता है। इसका भी ड्यूरेशन 20 ईयर का है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोवल, डिस्टिंक्ट, एकदम पहले वाले प्लांट से एकदम अलग होना चाहिए, और नॉन ऑब्वियस। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से उसको उगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हर कोई उसको उगा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर, प्रोविजनल पेटेंट। ये क्या चीज है? अभी तक सिर्फ हमने पेटेंट सुना था। प्रोविजनल मतलब कुछ समय के लिए भी पेटेंट मिलता है। तो ये क्या चीज है? इसमें देखो होता क्या है, मान लो कोई चीज खोज की जा रही है, मान लो मैं हूं, मेरा कॉम्पिटिटर है, हम लोग किसी एक खास मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, किसी एक खास बीमारी के लिए। अब मैंने कोई मॉलिक्यूल ढूंढ लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं इसका पेटेंट करा लेता हूं पहले। प्रोविजनल, पूरा तो हुआ नहीं अभी, पहले ही मैं इसको फाइल कर देता हूं कि ये मैंने ढूंढा है, और तो जिस डेट पे मैं उसको फाइल कर दूंगा ना, तो मेरे को प्रायोरिटी मिलेगी कि मैंने इसको पहले ढूंढा, मेरा पहले इसका फाइल हुआ है। अच्छा, उस डेट से मेरे को सिर्फ 12 महीने का ही समय मिलेगा, उसके अंदर मेरे को सब कुछ कंप्लीट करके देना रहता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने आज सबमिट कर दिया और उस बंदे ने सब कुछ कंप्लीट करके 10 दिन बाद सबमिट कर दिया, तो उसका नहीं माना जाएगा। ये फायदा मिलता है। अब प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन इज अ टेम्परेरी प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन। टेम्परेरी होता है और प्रिलिमिनरी, सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है टू सिक्योर एन अर्ली प्रायोरिटी डेट। पेटेंट में ये होता है जब एक ही चीज के ऊपर बहुत सारे लोग खोज कर रहे होते हैं, कौन सबसे पहले पेटेंट कराता है उसका माना जाता है। ठीक है ना। फॉर एन इन्वेंशन बिफोर फाइलिंग द कंप्लीट पेटेंट। पूरा पेटेंट फाइल करने से पहले आप पहले ही एक पेटेंट फाइल कर देते हैं, जो कि कंफर्म नहीं होता है, लेकिन आपको हक मिल जाता है कि अब ये आपका है। ठीक है, कब तक? केवल 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट पेटेंट देना पड़ेगा। इट इज यूजफुल व्हेन द इन्वेंशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये काम का होता है कब? जब इन्वेंशन जो है अभी भी डेवलपमेंट में चल रहा है और हमको लगता है कि अगले 7-8 महीने में कवर हो जाएगा मेरा पूरा। बट द इन्वेंटर वांट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कॉपीड व्हाइल कंटिन्यूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब वो इतना हद तक कवर हो चुका है, थोड़ा ही टाइम बचा है, 5-6 महीने में कवर हो जाएगा, लेकिन उसको डर है कि इसकी कॉपी हो सकती है, मेरा इतना फॉर्मूला कहीं और लीक हो सकता है, तो पहले ही क्या डाल देता है? पेटेंट डाल देता है। इसके फीचर्स क्या क्या है? पर्पस टू गेट अर्ली फाइलिंग। फायदा क्या होता है? पहले फाइलिंग डेट मिल जाती है। सिक्योर प्रायोरिटी फॉर द इन्वेंशन। जिसने पहले फाइल किया उसको प्रायोरिटी मिलती है, उसी का पेटेंट माना जाता है। कंटेंट की बात करें तो क्या क्या देना पड़ेगा इसमें? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन, नॉट फुल डिटेल। कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, पूरी फुल डिटेल नहीं चाहिए होती है। वैलिडिटी 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जिस दिन से फाइल किया है उसके बाद 12 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर देना है अपना पेटेंट। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ एज द एप्लीकेशन इज अबेंडन्ड। एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया जाएगा, तो आपको 12 महीने के अंदर सब कुछ सबमिट कर देना है। कॉस्ट चीपर देन फाइलिंग अ कंप्लीट पेटेंट इनिशियली। अगर आप डायरेक्ट पेटेंट करते हो थोड़ा कॉस्टली होता है, ये वाला जो पेटेंट फाइल कर रहे हो ये सस्ता होता है। लीगल प्रोटेक्शन, यस, गिव्स इन्वेंटर द राइट, हक दिया जाता है टू राइट पेटेंट पेंडिंग। अब वो लिख सकता है
मान लो किसी चीज को लेकर पेटेंट पेंडिंग है, इसके ऊपर मैं फाइल कर चुका हूं, कोई प्रोडक्ट है पेटेंट पेंडिंग, मतलब उसका आप कोई पेटेंट नहीं करा सकता 1 साल तक, ठीक है ना। और पेटेंट अप्लाइड फॉर, या उसके ऊपर लिख देगा पेटेंट अप्लाइड फॉर, ठीक है ना, ऑन द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से उसको पहले कुछ राइट मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं कि उसका वो कॉपी ना हो। दिस इज द प्रोविजनल पेटेंट। क्लियर है बातें। पेटेंट ऑफ एडिशन, कुछ खास चीजें हैं, कवर करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा ये, कोई नहीं, बस थोड़ा और बचा है, फटाफट खत्म हो जाएगा। अब पेटेंट, इसका लास्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, EUA, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, वो पढ़ेंगे, मजा आएगा उसमें। अब पेटेंट ऑफ एडिशन, ऑब्वियसली बात दिख रहा है, मतलब हमने कोई चीज में ऐड करी है। इज अ पेटेंट ग्रांटेड फॉर एन इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन, पहले से ही कोई प्रोडक्ट था आपका, अब उसमें आप कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो और फिर पेटेंट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो पेटेंट ऑफ एडिशन कहा जाता है, ठीक है। ऑफ एन इन्वेंशन दैट इज ऑलरेडी पेटेंटेड, जो पहले से ही पेटेंटेड है उस पर थोड़ा मॉडिफाई करके फिर पेटेंट कराना चाहते हो, तो इसको पेटेंट ऑफ एडिशन कहा जाता है। इट अलाउज द इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट न्यू डेवलपमेंट, इससे जो उसकी नई डेवलपमेंट है, नई खोज है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। मेड ऑन देयर ऑन अर्लियर इन्वेंशन, ठीक है ना, पुरानी इन्वेंशन थी उसमें कुछ और मॉडिफाई करके और इंप्रूव वर्जन बना लिया, वो नहीं बनाता तो कोई और कर देता, ठीक है, तो उस पे उसके ऊपर उसको क्या मिल जाता है, पेटेंट मिल जाता है, विदाउट फाइलिंग अ कंप्लीट न्यू पेटेंट। अब उसको कंप्लीट न्यू पेटेंट फाइल नहीं करना है, पुराने ड्रग के ऊपर या पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर चीजों को ऐड कर देना है। क्या क्या चीजें चाहिए इसमें, आओ देखते हैं। पर्पस टू प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट्स, अब ऐसा ना हो कि भाई मैंने कुछ बनाया, मेरे ड्रग में किसी ने कुछ हल्का सा मॉडिफाई कर लिया और उसको पेटेंट करा लिया, इससे क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। टू प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑलरेडी पेटेंटेड इन्वेंशन, जो ऑलरेडी पेटेंट हो चुकी है उसमें इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन की वजह से कोई दूसरा पेटेंट ना करा ले, वो फायदा मिलता है पेटेंट ऑफ एडिशन से। एप्लीकेंट की बात करें, कौन होगा, मस्ट बी द सेम पर्सन, या तो वही इंसान हो या लीगल सक्सेसर। जैसे मान लो किसी ने किया, अब वो नहीं रहा तो उसका बेटा कर रहा है या बेटी कर रही है, तो वो करवा लेगी, तो लीगल जो उसका कानूनी हकदार है वो करा सकता है। हु ओन्स द मेन पेटेंट, जो मेन पेटेंट रखता है। फाइलिंग डेट कैन बी फाइल्ड एनी टाइम आफ्टर द मेन पेटेंट एप्लीकेशन, कभी भी फाइल किया सकता है, जब भी वो मॉडिफाई कर लेगा, मेन पेटेंट तो फाइल है ही, उसके बाद जब भी उसको मॉडिफिकेशन मिल जाता है वो पेटेंट करा सकता है। टर्म सेम एज मेन पेटेंट, एक्सपायर विद द मेन पेटेंट, सेम ही होता है और मेन पेटेंट के साथ ही एक्सपायर हो जाता है ये। रिन्यूअल फी, नो सेपरेट रिन्यूअल फी, इसमें कोई रिन्यूअल फी नहीं है, ठीक है, वो कवर्ड हो जाती है पेटेंट के अंदर ही। कन्वर्जन की बात करें, कैन बी कन्वर्टेड टू एन इंडिपेंडेंट पेटेंट इफ द मेन पेटेंट इज रिवोक्ड, अगर मेन पेटेंट आपका खत्म हो चुका है या रिवोक हो चुका है, हट चुका है, तो आप इसको अलग से इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर है। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है कई बार आपके पास डायरेक्ट, पेटेंट लॉ के अंदर ही ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, लंबा क्वेश्चन है ये, पूरा डायरेक्ट आएगा नहीं, ज्यादातर टुकड़ों में आता है, लेकिन एक पेटेंट लॉ के अंदर क्या क्या चीजें बेसिक पता होनी चाहिए आपको, वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे कवर्ड है। तो पेटेंट लॉ के अंदर नो डाउट जब तक पेटेंटी के राइट ना पता हो कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार 3 नंबर में कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पेटेंटी, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो पेटेंटी कौन है, जिसने पेटेंट कराया है। अब पेटेंटी अ पर्सन और कंपनी टू हुम द पेटेंट इज ग्रांटेड, पेटेंटी कौन है, वो इंसान या कंपनी जिसको पेटेंट ग्रांट किया है, मिला है। इंजॉय एक्सक्लूसिव राइट, वो जो है जिसको पेटेंट मिला है वो एक्सक्लूसिव राइट को एंजॉय करता है, उसको मिलते हैं ओवर द इन्वेंशन फॉर 20 ईयर, 20 साल तक उसको मिलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। हमारे इंडिया में तो यही है, लगभग हर जगह यही है। पहला क्या है, एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, सिर्फ और सिर्फ वही उस प्रोडक्ट को बना सकता है, ठीक है। द पेटेंटी कैन मैन्युफैक्चर द पेटेंटेड प्रोडक्ट, वो उसको मैन्युफैक्चर करवा सकता है। फॉर अ प्रोसेस पेटेंट, अगर कोई प्रोसेस को पेटेंट कराया है, हैज द राइट टू यूज द प्रोसेस टू मेक द प्रोडक्ट, वो उस प्रोसेस का यूज करके प्रोडक्ट बना सकता है, या किसी को दे देगा, उससे टाई अप कर लेगा कि मेरे पास अच्छी चीज है, तुम्हारे पास फैक्ट्री है, तुम बनाओ, कमाओ, हमें भी दो। एक्सक्लूसिव राइट टू यूज, सिर्फ और सिर्फ वही यूज करेगा। द पेटेंटी कैन यूज द पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर कमर्शियल और रिसर्च पर्पस, वो उसको बेच भी सकता है या अपनी खुद की रिसर्च में आगे यूज कर सकता है।
एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग अ पेटेंटेड ड्रग मॉलिक्यूल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मान लो उसने कोई ड्रग मॉलिक्यूल खोज लिया है, अब वो चाहता है कि उससे किस बीमारी के लिए भी आगे कुछ करना चाहता है यूज, तो उसको फिलहाल के लिए क्या करा लेगा, पेटेंट करा लेगा, और उसका फिर क्या करेगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करेगा, कोई बीमारी ठीक करेगा, फिर उसका और पेटेंट करा लेगा। तो चॉइस है उसकी। एक्सक्लूसिव राइट टू सेल, सिर्फ और सिर्फ वही बेच सकता है, ऑफर फॉर सेल कर सकता है। द पेटेंटी कैन सेल कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्रोडक्ट को। अदर नीड्स, अगर किसी और को बेचना है तो उसको पेटेंटी की परमिशन चाहिए होगी, तभी वो उसको बेच पाएगा। राइट टू इंपोर्ट, द पेटेंटी कैन इंपोर्ट द पेटेंटेड प्रोडक्ट इनटू द कंट्री। अब मान लो वो कहीं बाहर मैन्युफैक्चर करवा रहा है तो उसको वो इंपोर्ट करा सकता है, ठीक है, उसके पास अधिकार होते हैं। प्रिवेंट अदर फ्रॉम इंपोर्टिंग विदाउट कंसेंट, दूसरा कोई इंपोर्ट नहीं करा पाएगा। राइट टू लाइसेंस या असाइन, द पेटेंटी कैन लाइसेंस और असाइन द राइट टू अदर्स, वो दूसरे को लाइसेंस दे सकता है या असाइन कर सकता है कुछ अपने उसके अधिकार, किसके बदले में, रॉयल्टी यानी कि वही पैसों के बदले में या पेमेंट के बदले में, ठीक है, कि ठीक है तुम इसको बनाओ, बदले में मेरे को इतना रुपया चाहिए। एग्जाम्पल, लाइसेंसिंग ड्रग प्रोडक्शन टू अनदर फार्मा कंपनी, आपने कोई ड्रग बनाई, जाहिर सी बात है साइंटिस्ट लोग ड्रग बनाते हैं, फिर उसे दूसरी कंपनी से क्या करते हैं, अगर सिंगल कोई बना रहा है तो दूसरी कंपनी से टाई अप करके उसको वो अधिकार दे देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, क्योंकि उसको खुद तो वो बना नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास फैक्ट्री नहीं है, तो उसे किसी न किसी कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा। राइट टू स्यू फॉर इनफ्रिंजमेंट, अगर कोई उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है उसके पेटेंट का, तो उसके पास अधिकार है कि उसे सू करे कोर्ट में, सू मतलब कोर्ट में घसीट ले। इफ समवन यूज करता है, सेल करता है या बनाता है पेटेंटेड इन्वेंशन को बिना परमिशन के, द पेटेंटी हैज द राइट टू टेक लीगल एक्शन, उसके पास कानूनी अधिकार है, ठीक है, वो जो नुकसान हुआ है उसकी डिमांड कर सकता है कोर्ट में ले जाकर के। राइट टू सरेंडर और रेलिंक्विश, अब उसके पास ये भी अधिकार है, द पेटेंटी कैन सरेंडर द पेटेंट इफ दे नो लॉन्गर विश टू कीप इट। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन करता है, तो यस ऐसा करता है, ठीक है। क्या नाम था साइंटिस्ट का जिन्होंने पोलियो बनाया था, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, साक्स या वॉक्स का कैसे कुछ नाम था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पोलियो बना करके उन्होंने इसकी अहमियत को इतना समझा कि उन्होंने इसको पेटेंट ना करा करके पब्लिकली कर दिया था सीधा, कि इसका कोई पेटेंट करा भी नहीं पाएगा और ये पब्लिक में रहेगी और सस्ते में रहेगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं नहीं पेटेंट मैं नहीं करा रहा हूं तो कोई भी नहीं करवाएगा, इस तरह से भी होता है, ठीक है। राइट टू रिसीव रॉयल्टी, वही अधिकार आ गया रॉयल्टी का। इफ द इन्वेंशन इज लाइसेंस टू अदर, दूसरे को देता है, पेटेंटी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रॉयल्टी और फीस एज पर द एग्रीमेंट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही हो गया है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये सारे अधिकार हैं उसके, क्लियर है, ठीक है। अब क्या उसके अधिकार थे, क्या क्या चीजें पेटेंट हो सकती हैं, एक चीज हमें समझनी और बहुत जरूरी है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, क्या चीज पेटेंट नहीं हो सकती। यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कई बार पूछते हैं क्या सर इसको पेटेंट करा सकते हैं, क्या सर इसको पेटेंट करा सकते हैं। तो आओ समझते हैं क्या चीज पेटेंट नहीं हो सकती है, जनरल समझ रहे हैं अभी हम लोग। पहला है फ्राइवोलस इन्वेंशन, क्या मतलब है इसका, ये समझ लो, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको हम कह सकते हैं ये आपके एक तरह से नॉलेज के लिए है, ठीक है। एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ, कोई भी चीज जो नेचुरल लॉ के खिलाफ हो। एग्जाम्पल, अ परपेचुअल मोशन मशीन, कोई कहे कि हमने मशीन बना ली है जो निरंतर लगातार चलती रहती है बिना उसके, तो पॉसिबल नहीं है। अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी विदाउट फ्यूल, एक मशीन बना ली है जो बिना फ्यूल के एनर्जी देगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फ्राइवोलस इन्वेंशन, इस टाइप की चीजों का वो नहीं कर सकते। इन्वेंशन अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, कोई आपकी ऐसी खोज है जो पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक के खिलाफ है या मोरालिटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ या एनवायरमेंट और मोरालिटी, जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्मफुल एक्सप्लोजिव और इलीगल फॉर इलीगल यूज, आप कोई एक्सप्लोजिव डिजाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसका पेटेंट हो जाए, तो आपको मार के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, नहीं होता ऐसा। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल सब्सटेंस, आपने खोज कर ली किसी नेचुरल सब्सटेंस की, तो वो नेचुरल सब्सटेंस की खोज हुई, पहले से एग्जिस्ट करता था हमारी दुनिया में, उसका आप पेटेंट नहीं करा सकते। डिस्कवरिंग अ नेचुरल सब्सटेंस और लिविंग थिंग, है ना, अमेज़न के जंगलों में आए दिन कुछ न कुछ नया मिलता रहता है।
एज इट एग्जिस्ट इन नेचर, वो पहले से ही नेचर में थी, इज नॉट पेटेंटेबल, ठीक है, वो पेटेंटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू प्लांट और मिनरल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, कोई नया प्लांट खोज लिया है, ठीक है, कोई नया मिनरल खोज लिया है किसी फॉरेस्ट से, तो वो चीज पेटेंट नहीं होती है। फिर क्या कह रहा है, मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म प्रॉपर्टी यूज ऑफ नोन सब्सटेंस, ठीक है, इफ नो सिग्निफिकेंट, इसमें कह रहा है मेयर मतलब सिर्फ आपने डिस्कवरी खोज ली है प्रॉपर्टी या कुछ नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी खोज लिया है, यूज खोज लिया है, उससे भी पेटेंट नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, इफ नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एफिकेसी, आप कोई ड्रग था उसकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी एफिकेसी आपने नहीं खोजी है, एग्जांपल न्यू क्रिस्टल फॉर्म ऑफ अ नॉन ड्रग विदाउट थेरेपेटिक एडवांटेज, आपने किसी नॉन ड्रग का एक नया क्रिस्टल फॉर्म, एक नए रूप में उसे खोज लिया, लेकिन उसका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं है, आप पेटेंट नहीं करा सकते। आप सोचोगे अच्छा ये वाला मॉलिक्यूल तो इसको, ये लिक्विड था, आपने सॉलिड फॉर्म में डिस्कवर कर लिया या किसी और रूप में देख लिया इसको, केमिस्ट्री में होता है ना क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, तो अलग क्रिस्टल में खोज लिया लेकिन उसका यूज कुछ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेक्शन 3D इंपॉर्टेंट, अच्छा ये फॉर फार्मा, ये लाइन हटा देंगे यहां से, क्लियर है। मेयर एडमिक्सचर, आप सिंपली किसी चीज को मिक्स करके उसका पेटेंट नहीं करा सकते। सिंपल मिक्सचर ऑफ नोन सब्सटेंस रिजल्टिंग इन एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, आप सिंपल दो को मिक्स कर दो तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जांपल, मिक्सिंग टू पेन किलर विदाउट एनी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, आपने दो पेन किलर को मिक्स तो किया लेकिन उसमें कोई भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं आ रहा है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब कोई भी बढ़ता हुआ इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो फिर आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते हो, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं अच्छा दो दवाइयों को मिला लें यार पेटेंट करा लेंगे, नहीं, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट ये आने चाहिए। अरेंजमेंट डुप्लीकेशन ऑफ नॉन डिवाइस, आपने क्या किया, जस्ट रीअरेंजिंग नॉन डिवाइस, एक नॉन डिवाइस था उसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसके बटन यहां पर है, मैंने बटन यहां दे दिए, ठीक है, और थोड़ा सा यहां पे कुछ और चेंज कर दिया, प्लग अदर जगह कर दिया, ये काम नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपका पेटेंट नहीं होगा। विदाउट न्यू फंक्शन, नया फंक्शन भी नहीं है, केवल आपने क्या किया, रीअरेंज कर दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ नोन कैमरा एंड स्पीकर्स इन अ फोन विदाउट इनोवेशन, आपने क्या कैमरा 2-4 बढ़ा दिया फोन के अंदर, कुछ और कर दिया और कह रहे हैं कि इनोवेशन हो गया, वो इनोवेशन में काउंट नहीं होगा। मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्जांपल, अ मेथड ऑफ ग्रोइंग अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस, पौधों को उगाने का तरीके का आप नहीं कर सकते क्या, पेटेंट। मेडिकल, सर्जिकल, थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक मेथड, यानी कि कोई ट्रीटमेंट का अगर तरीका है, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल, ठीक करने के जो तरीके होते हैं। एग्जांपल, अ सर्जिकल टेक्निक फॉर हार्ट सर्जरी, जैसे बाईपास सर्जरी होने लगी है तो आप पेटेंट नहीं करा सकते, पेटेंट करा लो मैं ही करूंगा ना, ये तो भाई इंसानियत के लिए जरूरी है, ठीक है ना। बट मेडिसिन एंड डिवाइस कैन बी पेटेंट, मेडिसिन और डिवाइस कर सकते हो लेकिन उसको यूज करने का तरीका जो है वो आप पेटेंट नहीं कर सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होल प्लांट एंड एनिमल और देयर पार्ट्स कैन नॉट बी पेटेंटेड, प्लांट्स एनिमल को पेटेंट नहीं कर सकते हो, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हो जाता है। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड्स, कोई मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, फाइनेंशियल स्कीम है, बिजनेस रूल्स है, आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते हो। एस्थेटिक क्रिएशन, एस्थेटिक मतलब कवर्ड अंडर कॉपीराइट नॉट पेटेंटेड, जो कॉपीराइट के अंदर कवर है उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। कॉपीराइट एक अलग हो गया, पेटेंट अलग हो गया, तो ये कुछ चीजें थी जिसको कि आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। एंड द 12th वन इज इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, ये कवर्ड होता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत, उसके अंदर कोई भी चीज पेटेंटेबल नहीं है कि यूरेनियम लिया, खोजा, उसे बॉम्ब बनाया और पेटेंट करा लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें रिगार्डिंग द पेटेंट लॉ। जब ये आपको समझ में आ गया है ना और मजा आया, तो अब आपको और भी मजा आएगा पेटेंट लॉ को फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में समझने में, ठीक है। अब हम फटाफट यहां पर इसको चार्ट के फॉर्मेट में कवर कर देंगे और बहुत जल्दी ये हमारा खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन मेनली ये आएगा जो पीछे पड़ा सर, फिर वो क्या था, वो था आपका बेसिक डीप नॉलेज, जहां से आपके एमसीक्यू पक्का आएंगे, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहां से आने की संभावना रहेगी, जो 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने कहा टॉपिक लेंदी है, इसको मैं 2 पार्ट में कर सकता था लेकिन फिर मजा नहीं आता, तो एक ही पार्ट में, क्योंकि मिले हुए टॉपिक है सारे, तो एक ही पार्ट में करना जरूरी है, कनेक्टेड है सारे आपस में, ओके। चलिए
प्रोडक्ट पेटेंट की बात करें, प्रोडक्ट पेटेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या चीज है? प्रोटेक्शन ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल या कंपोजिशन है रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज मेड। वो कैसे बना फर्क नहीं पड़ता, नया मॉलिक्यूल होना चाहिए। एग्जांपल, पेटेंट फॉर नोवल एंटी एचआईवी ड्रग मॉलिक्यूल। एंटी एचआईवी ड्रग मॉलिक्यूल जो नए खोजे गए हैं वो पेटेंटेड है। प्रोसेस पेटेंट, प्रोसेस मतलब कोई नई प्रोसेस है, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर ए नोवल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑलरेडी नोन ड्रग, ठीक है। कोई ऑलरेडी पहले से ड्रग है जिसको कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है उस तरीके से मैन्युफैक्चर करने में। हमने एक नया तरीका ढूंढा जो सस्ता पड़ जाता है। ड्रग वही थी लेकिन प्रोसेस नया था, ठीक है। न्यू प्रोसेस टू सिंथेसाइज पैरासिटामोल एट लोअर कॉस्ट। तो ये हुआ है ऐसा इस तरीके से, तो वो उसका एग्जाम्पल है, तरीका नया ढूंढ लिया। फॉर्मुलेशन पेटेंट, पेटेंट फॉर स्पेसिफिक ड्रग फॉर्मुलेशन और डोजेस फॉर्म। जो डोजेस की फॉर्म है या ड्रग का फॉर्मुलेशन है, जैसे कि सस्टेन रिलीज टैबलेट फॉर मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की पहले सिंपल टैबलेट आती थी, अब सस्टेन रिलीज आने लगी है, इसके ऊपर पेटेंट मिल जाता है। ट्रांसडर्मल पैच आने लगे हैं, पैच ऐसे हाथ पे लगा देते हैं, है ना। निकोटीन पैच आते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, निकोटीन पैच ऐसे लगा दो तो निकोटीन की मात्रा बॉडी में हल्की हल्की जाती रहती है, तो जो लोग सिगरेट या तंबाकू खाते हैं वो छूट जाती है उनकी आदत। देन पॉलीमॉर्फ पेटेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉर अ न्यू क्रिस्टल फॉर्म ऑफ नॉन ड्रग विद इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज। ध्यान रखो, पीछे मैंने क्या कहा था, यहां से बच्चे कंफ्यूज नहीं करना। यहां पे एक था, मैंने क्या बताया था कि कोई आपने नया क्रिस्टल ढूंढ लिया है बट कोई भी उसका एडवांटेज नहीं है थेरापेटिक, तो उसका पेटेंट नहीं होगा। यहां पे हमने नया ढूंढा है लेकिन उसका इंप्रूव प्रॉपर्टी, बेटर सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी इंप्रूव है, सब चीजें ठीक है, वो पेटेंट हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ रेटिनोवीर विद हायर बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि रेटिनोवीर का हमने एक दूसरा रूप ढूंढा है, एक अलग तरीके से वो एग्जिस्ट करता है, उसका क्रिस्टल फॉर्म है, जिसकी की बायो अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा ये। कॉम्बिनेशन पेटेंट, यानी कि यहां पे क्या आ गया, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि दो दर्द की दवाइयों को मिलाया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर जब हम मिलाएंगे टू और मोर ड्रग विद सिनर्जिस्टिक एक्शन, यहां पर असर और ज्यादा बढ़ेगा, जिसमें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स। जो एंटी टीबी ड्रग्स है उसमें आप लोग देखते हो सिंगल ड्रग नहीं आती है, 2 या 3 दवाइयों का मिक्सअप होता है, जिससे कि इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। टेक्नोलॉजी या ड्रग डिलीवरी पेटेंट, पेटेंट फॉर किसके लिए पेटेंट है? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डिवाइसेस। नोवल ड्रग डिलीवरी उम्मीद है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 7 याद होगा आप लोगों को, जिसमें लाइपोसोमल, डॉक्सोरुबिसिन, इंसुलिन पेन, ड्राई पाउडर, इनहेलर, ये सब किसके अंदर आते हैं? अपने नोवल ड्रग डिलीवरी के अंदर आते हैं, तो जिसने खोजा है पेटेंट मिल जाएगा उसको। बायोटेक्नोलॉजी या जीन पेटेंट, कोई बायोटेक्नोलॉजिकली आपने नई खोज कर रखी है, क्या क्या इसमें? पेटेंट फॉर बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई जीन्स है, प्रोटीन्स खोजी हैं, मेथड टू प्रोड्यूस देम, या उनको प्रोड्यूस करने का कोई तरीका ढूंढा है। जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम लोगों ने इंसुलिन को बनाया हुआ है, प्लस इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग ई कोलाई। ई कोलाई की हेल्प से, जो एस्ट्रिया कोलाई बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से उसके अंदर के हमने जेनेटिक्स को यूज करके अपना रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया हुआ है, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। मार्कोस पेटेंट, क्या मतलब है इसका? ब्रॉड पेटेंट कवरिंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड, एक पूरा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है, केमिकल वेरिएंट होता है केवल। पेटेंट क्लेमिंग अ ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर कंपाउंड विद सिमिलर स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ग्रुप जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर थे पेटेंट करा लिया, ठीक है। प्रोसेस इंटरमीडिएट पेटेंट, इसमें क्या है? पेटेंट फॉर इंटरमीडिएट्स और की स्टेप्स यूज्ड इन ड्रग सिंथेसिस। ड्रग की सिंथेसिस करते वक्त, जैसे कि सपोज हम लोग ए से बी बनाया है, बी से सी और सी से डी, तो इस स्टेप से जब हम डी बनाते हैं तो इसमें जो बीच के स्टेप है, बी वाला और सी वाला, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ये 2 स्टेप हमने क्या कर लिए? पेटेंट करा लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट यूज्ड इन अटोवास्टैटिन प्रोडक्शन, ठीक है। अटोवास्टैटिन हमारी ड्रग है, उसमें यूज में काम में इंटरमीडिएट वाले से इंटरमीडिएट वाला ही जो रिएक्शन है काम में आता है। यूज या इंडिकेशन पेटेंट, न्यू थेरेपेटिक यूज ऑफ ए नॉन ड्रग, कोई दवा पुरानी थी लेकिन हम लोगों ने रिसर्च कर करके उसका एक नया इंडिकेशन ढूंढ लिया कि ये नई बीमारी में भी काम में आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी पेटेंट मिल जाता है। यूज ऑफ थैलिडोमाइड फॉर मल्टीपल माइलोमा,
जो थैलिडोमाइड है ड्रग हमारी, वो मल्टीपल माइलोमा यानी कि पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था मॉर्निंग सिकनेस में, सुबह उठ के जो है ना जी मिचलाता है, उल्टी सी आती है, पहले इसका इस्तेमाल उसमें होता था, बट अब उसका मल्टीपल माइलोमा में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से एक दवा जो पहले कुछ और काम में आ रही थी, अब वो किसी और काम में आ रही है। तो इस तरीके से भी आप उसका पेटेंट करा सकते हो। क्लियर है बातें? तो यहां पर हम लोगों ने देखा टोटल 10 टाइप्स के पेटेंट है जो कि हम फार्मेसी में करा सकते हैं। यानी कि पेटेंट लॉ को हम बात करें फार्मेसी के अंदर, तो यहाँ पे देखो शुरुआत कैसे करोगे, ये सब डिस्कशन हम एग्जाम से पहले कर लेंगे। फिलहाल इसमें क्या रहेगा, नो डाउट जो पेटेंट है उसको आप पहले डिफाइन करोगे, ठीक है ना। इसमें भी नॉर्मल बता सकते हो कि क्या क्या चीजें पेटेंट करा सकते हो, तो टाइप्स ऑफ पेटेंट आ जाएगा, डेफिनेशन टाइप्स ऑफ पेटेंट आ जाएगा ये। फिर इसके अंदर आपको कुछ बातें और बतानी पड़ेंगी, और वो बातें क्या रहेंगी, एक टर्म आता है पेटेंट क्लिफ। अब बात को समझना, क्वेश्चन हमारा किसका है, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल पेटेंट, मतलब पेटेंट लॉ को हमें डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में। हमने डिफाइन किया, टाइप्स बताए, टाइप्स के बाद कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे कि पहला टर्म है पेटेंट क्लिफ। ये क्या होता है, दिस रेफर्स टू द ड्रामेटिक ड्रॉप इन कंपनीज रेवेन्यू। कंपनी बहुत अच्छा कमा रही थी, पेटेंट टर्म खत्म हो गया, 20 साल पूरे हो गए, ठीक है, उसका क्या हुआ, जेनरिक वर्जन मार्केट में आ गया और एकदम से उसका सेल गिर गई, ठीक है ना। व्हेन द कंपाउंड पेटेंट एक्सपायर, जब कंपाउंड पेटेंट एक्सपायर हो जाता है एंड जेनरिक कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट ऑफरिंग द सेम एपीआई एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस, तो कंपनी का जो एकदम से ड्रॉप करता है रेवेन्यू, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है पेटेंट क्लिफ। अब कंपनी इससे बचने के लिए क्या करती है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट या एवरग्रीनिंग, मैंने पीछे बताया था एवरग्रीनिंग करती है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आती है प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि प्रोडक्ट का पेटेंट पीरियड बढ़ जाए। टू मिटिगेट यानी कम करने के लिए पेटेंट क्लिफ को, एकदम से ड्रॉप जो हुआ है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज फाइल फॉर द अदर पेटेंट टाइप्स, वो दूसरे टाइप के पेटेंट को फाइल कर देती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एवरग्रीनिंग इज ए स्ट्रेटजी। एवरग्रीनिंग, अब क्वेश्चन आ सकता है कि पेटेंट क्लिफ को कम करने के लिए कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाती है, एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग वह रणनीति है यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ पेटेंट, पेटेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल 20 ईयर टर्म, जो उसको 20 साल का समय मिला था उससे भी ज्यादा समय को बढ़ाने के लिए एवरग्रीनिंग का इस्तेमाल करती है। बाय फाइलिंग न्यू, एक नया स्लाइटली मॉडिफाइड पेटेंट फॉर द सेम ड्रग, सेम ड्रग के लिए हल्का सा मॉडिफाई करके कोशिश करती है वो कि इसका पेटेंट और बढ़ जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस डिले द एंट्री ऑफ चीपर जेनरिक वर्जन इनटू द मार्केट, मार्केट के अंदर जो सस्ता वर्जन है जेनरिक वर्जन, वो जल्दी नहीं आ पाता है। एवरग्रीनिंग करती कैसे है कंपनी, हाउ एवरग्रीनिंग इज डन, न्यू साल्ट फॉर्म या कोई आइसोमर ले आएगी या कोई पॉलीमॉर्फ ले आएगी, वो जब ऐसा कर लेती है ना, उसे पेटेंट मिल जाता है, वो तुरंत खोज में लग जाती है कि कुछ उसे नया मिल जाए। सपोज 5 से 10 साल बचे हैं, तो उसे पता है 5-10 साल दूसरी कंपनी तो आ नहीं पाएगी ना, उसे डाटा मिल रहा है, तो वो उसी में लग जाती है कुछ नया ढूंढने के लिए, ठीक है। या डोजेस फॉर्म, जैसे सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज अगर बन सकती है, जो कि आजकल बड़ा आसानी से बन जाता है। पहले सिंपल टैबलेट का पेटेंट कराया, फिर उसने सस्टेन रिलीज करा दिया, फिर एक्सटेंडेड रिलीज करा दिया, इस तरीके से पेटेंट उसके बढ़ाता चला जाता है वो। न्यू कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन ढूंढता है, वो कंपनी लगा के रखता है, जितना खर्चा हुआ तो वो कवर करता है इस तरीके से। न्यू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहले ओरल था अब इंजेक्टेबल के फॉर्म में लेके आ रहा है उसे। न्यू थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द सेम ड्रग्स, पहले जैसे देखा हमने किसी और बीमारी में इस्तेमाल हो रहा था, अब वो किसी और बीमारी में इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तरीके अपना करके वो एवरग्रीनिंग, वो चाहती है कि हमेशा के लिए पेटेंट उसके पास रहे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फार्मास्यूटिकल का जब आप एक्सप्लेन करेंगे पेटेंट लॉ को फार्मेसी के रेस्पेक्ट में या फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करके, टाइप्स बता करके, फिर पेटेंट क्लिफ बताएंगे, एवरग्रीनिंग बताएंगे, देन बताएंगे जेनरिक ड्रग्स एंड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, ये टर्म बताएंगे ये क्या है, यानी कि वंस द पेटेंट एक्सपायर, जैसे ही पेटेंट हमारा एक्सपायर हो जाता है, अदर कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर एंड सेल जेनरिक वर्जन, दूसरी कंपनी जेनरिक वर्जन सेल करती है, उसके लिए अंडा, ठीक है, अंडा पता है ना, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, उसको फाइल कर देती है दूसरी कंपनी और बनाती है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसको हमने देखा पीछे अभी, क्या होता है, गवर्नमेंट कैन यूज कंपल्सरी लाइसेंसेस, गवर्नमेंट यूज कर सकती है
अलाउइंग अदर्स, जो कि दूसरी कंपनीज को अलाउ करती है, प्रोड्यूस पेटेंटेड ड्रग विदाउट द पेटेंट होल्डर्स कंसेंट। पेटेंट जिसके पास है उसको बिना बताए गवर्नमेंट चाहे तो उस दवा का मैन्युफैक्चर करवा सकती है, उसको क्या कहते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इस टर्म को भी आप यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कब होता है ऐसा? इमरजेंसी में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फार्मास्यूटिकल के रेस्पेक्ट में जब आप पेटेंट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तो ये कुछ बेसिक चीजें आप पक्के से बताएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा जो अलग, उसके हिसाब से हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब कुछ अलग कुछ और टाइप के क्वेश्चन आए होंगे जो बच्चे करेंगे डिस्कस, तब देखेंगे उसको। फिलहाल इतने पॉइंट आपको देने हैं। ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है ना। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए और मतलब हर एग्जाम में ही डालना चाहिए। काफी अच्छा, मतलब नॉलेज के पर्पज से भी अच्छा है और काफी सारी चीजों को जानने के पर्पज से अच्छा है। और यहां से आपको आज कोविड-19 का रहस्य पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्या था कोविड-19 का रहस्य? जो रहस्य है, जिन लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों से कहूंगा यही सेम चीज आप दूसरे लोगों को भी बताएं कि गलत नहीं था कुछ भी, ठीक है, लेकिन था। क्या था आओ देखते हैं। डेफिनेशन, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब सिंपल सी कहानी समझो, मैं सिंपल शब्दों में बताओ। कोई दवा का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो, फेज 1 फेज 2 तक ही चला हो, फेज 1 तक ही चला हो, अचानक से महामारी फैल जाए और वो जो दवा जिस महामारी के डर से हम उसको कर रहे थे और वो फेज 1 में ही है, अभी फेज 3 तक पहुंची ही नहीं है और महामारी फैल गई है, तो फिर उसके बहुत सारे चीजों को देखते हुए हम उस दवा को ऑथराइज कर देते हैं। WHO कहती है चलाओ इसे, कम से कम इंसान तो बचेगा हमारा, साइड इफेक्ट वगैरह बाद में देखेंगे इसके। तो उसका इस्तेमाल वो चालू कर देती है, तो लोग बचते भी हैं काफी सारे उससे। और फिर जैसे वो महामारी खत्म होती है उस दवा का ट्रायल वापस से स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब चल ही रहा होता है और उसको चला के रखा जाता है तब तक कि पूरा नहीं हो जाता है। यही सिंपल सी कहानी है इसकी। इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, मैंने सिर्फ समरी बताई है अभी, ठीक है। समझते हैं, मतलब ट्रेलर दिया है, पिक्चर देखो अभी। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, मतलब कानूनी मैकेनिज्म है, दैट अलाउज द यूज ऑफ अनअप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो अप्रूव्ड नहीं हुए हैं उनके यूज को अलाउ कर देता है, और अनअप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है उनका कुछ ऐसा यूज अप्रूव कर देती है जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे कि रेमडेसिविर जो कोविड-19 में खाया गया था, वो कोविड-19 के लिए था ही नहीं कभी, है ना। बीच में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन उसका ऐसा था कि इस काम करेगी करके और उसको चलाया गया था। समझते कॉन्सेप्ट को। जो दवा अप्रूव नहीं है उसको यूज में ले आए, और जो दवा अप्रूव थी लेकिन ऐसे काम में लेके आए जिस काम के लिए वो अप्रूव नहीं थी। दोनों चीजें इसके अंदर। ये एमसीक्यू बनेगा बड़ा अच्छा आपका, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? ड्रग्स आ सकती हैं, वैक्सीन आ सकती हैं, डायग्नोस्टिक्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जब पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी होती है। ओके, देयर आर नो एडिक्वेट। अच्छा, ऐसा कब होता है? व्हेन, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब हो रहा है? जब देयर आर नो एडिक्वेट अप्रूव्ड एंड अवेलेबल अल्टरनेटिव। यहां पे कोई भी दूसरा पर्याप्त अप्रूव्ड अल्टरनेटिव नहीं है, यानी दूसरी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो पर्याप्त मात्रा में हो और अप्रूव हो। तो ऐसी स्थिति में जिन दवाइयों के ऊपर ट्रायल्स चल रहे होते हैं और काम के होते हैं उनको अप्रूव कर दिया जाता है। द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट। प्रोडक्ट से उम्मीद होती है कि वो बचाएगा, डायग्नोस करेगा और ठीक करेगा डिजीज को इफेक्टिवली। उम्मीद है केवल अभी, ठीक है। द प्राइमरी गोल, इसका मुख्य गोल क्या है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का? इज टू एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब शीघ्र, जल्दी। एक्सपेडाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इंटरवेंशन। जो एक क्रिटिकल मेडिसिन है ही नहीं वो जल्दी से अवेलेबल हो जाए, भले वो क्लिनिकल ट्रायल में हो, ठीक है। इन सिचुएशन सच एज पेंडेमिक। और कब ऐसा करना पड़ता है? अगर पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, या कोई बायोलॉजिकल थ्रेट है। पेंडेमिक से हम लोग सब लोग गुजरे हैं अभी, तो ऐसी स्थिति में इसको अलाउ किया जाता है, ठीक है। कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी होगी आप लोगों को। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर की, मॉडर्ना, ठीक है, रिसीव्ड EUA बिफोर फुल मार्केट अप्रूवल। यहीं पर ही इसका मुद्दा उठा था, ठीक है। इसको EUA के तहत अप्रूवल मिला था।
रेमडेसिविर वॉज ग्रांटेड EUA फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कोविड-19 केसेस। अब जो रेमडेसिविर थी उसको वो कोविड-19 के लिए नहीं थी, बट कोविड-19 को इसका ये अनअप्रूव्ड यूज था, इसको कभी भी यूज नहीं किया गया था कि कोविड-19 में काम करेगी। बट कुछ चीजें और थी, कुछ ऐसा डाटा था हमारे पास में जिससे कि ये था कि हाँ ये इस वायरस के खिलाफ काम कर सकती है, तो इसका यूज को अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, अब समझो क्राइटेरिया कब ऐसा होता है, कब करना पड़ता है। क्राइटेरिया फॉर इश्यूएंस ऑफ EUA, तो रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक US FDA, DCGI इंडिया कैन इश्यू EUA ओनली व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। इसी कंडीशन में वो ऐसे सख्त डिसीजन ले सकती है कब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, नहीं लेगी डिसीजन तो पब्लिक गई, भयंकर तरीके से मौतें होंगी। नो डाउट कोविड में मौतें हुई भी थी, लेकिन शायद अगर ना यूज किया जाता तो और ज्यादा मौतें हो जाती हैं। खैर, देयर मस्ट बी अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो पहली क्या है, पब्लिक इमरजेंसी क्या है कि हमारे पास भयंकर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है या कंडीशन है, कोई पेंडेमिक है या बायो टेरर अटैक है, कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक होने वाला है या एपिडेमिक है जिससे कि बीमारियां भयंकर फैलेंगी। उस कंडीशन में नो एडिक्वेट अप्रूव्ड अवेलेबल अल्टरनेटिव, कोई भी पर्याप्त मात्रा में अप्रूव्ड अवेलेबल अल्टरनेटिव नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरी कोई दवाई नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकें। देयर मस्ट बी नो फुल्ली अप्रूव्ड प्रोडक्ट, कोई भी दूसरा ऐसा अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसका कि हम इस्तेमाल कर पाए अवेलेबल दैट कैन प्रिवेंट, डायग्नोस और ट्रीट द कंडीशन। तो मजबूरी होगी हमें क्लिनिकल ट्रायल वाले को अप्रूव देने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, यस देयर मस्ट बी रीजनेबल साइंटिफिक एविडेंस। जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 का होता है उसमें इतने हमें पुख्ता सबूत मिल चुके होते हैं कि ये इफेक्टिव रहेगी ये, ठीक है ना। फ्रॉम, अच्छा ये डाटा कहां से मिलता है, फ्रॉम प्री क्लिनिकल एंड अर्ली क्लिनिकल स्टडीज, मतलब प्री क्लिनिकल से भी हमको मिला कि ये फायदेमंद रहेगी, फेज 1 से भी मिल गया कि ये फायदेमंद रहेगी। शोइंग दैट द प्रोडक्ट मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज, और वो ये दिखाता है कि प्रोडक्ट हमारा इफेक्टिव रहेगा डिजीज के खिलाफ। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों कोविशील्ड या इनको अप्रूवल मिला था या ऐसी दवाइयों को अप्रूवल मिलता है, इन दो चीजों की वजह से। एक तो रीजनेबली साइंटिफिक एविडेंस होता है कि हाँ वो फायदेमंद है, दूसरा द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट मस्ट आउटवे, यानी कि जो उसके फायदे दिख रहे हैं वो उसके नुकसान से ज्यादा है। मस्ट आउटवे द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करने से जो रिस्क होंगे उससे बहुत ज्यादा उसके फायदे हैं। रिस्क भी हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं। जब ये दो कंडीशन मिल जाती हैं क्लिनिकल ट्रायल वाली दवाइयों से, उसी कंडीशन में उसे फिर यूज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, द प्रोडक्ट मस्ट मीट मिनिमम क्वालिटी, सेफ्टी एंड लेबलिंग स्टैंडर्ड। जो भी प्रोडक्ट हम बन रहा है वो क्वालिटी वाइज, सेफ्टी वाइज और लेबलिंग वाइज एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसका मैच करना चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सेफ यूज, यानी कि जब भी लगातार वो बने तो उसी हिसाब से बने और उसका यूज सेफ हो सके। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड मॉनिटरिंग, आप जब भी किसी रिसिपिएंट को ये लगाएंगे तो उसको बताएंगे कि ये EUA स्टेटस के अंदर है, पॉसिबल रिस्क बताएंगे और उसकी आप लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। क्लियर है बातें? When virus was not detected, बेटा देखो कोविड जो है, कोविड वायरस बहुत पुराना है, उसके बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। कोविड जो है वो कोविड के लिए, कोविड वायरस बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। लेकिन जो कोविड-19 यानी कि 2019 में आया था, ये थोड़ा मॉडिफाइड होके आ गया था कोविड को वो करने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि ये वायरस एक ऐसा है कि कभी फैला तो दिक्कत आएगी या कुछ भी है करके, तो ऐसी चीजों के लिए दवाइयां बनती रहती हैं, ठीक है। या फिर मान लो हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, वो किसी दूसरे वायरस के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो इस पे भी काम कर जाएगी, तो ऐसा होता है। हमने ये नहीं सोचा था कि कोविड-19 ही आएगा तभी काम करवाएंगे। कोविड, अगर केवल कोविड की बात करोगे तो कोविड वायरस बहुत छोटा वायरस है। कोविड आए दिन छोटे मोटे जुकाम खांसी होते हैं, वो कोविड के होते हैं। लेकिन जो 19 में आया था वो डेंजर, वो मॉडिफाइड वर्जन था, ठीक है। क्लियर है? आगे आते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर EUA, किन किन टाइप्स के प्रोडक्ट को हम लोग एलिजिबल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, EU इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए हमारी कंट्री में DCGI है जो कि अप्रूव करती है,
तो ड्रग्स एंड थेरापेटिक्स जैसे एंटीवायरल है, रेमडेसिविर को अप्रूवल किया गया था, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, इम्यून मॉड्यूलेटर्स है, इन सबको हम लोग ईयू के तहत अप्रूव कर सकते हैं। वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर की, बायोएनटेक, मॉडर्ना, ये सब अप्रूव की गई थी, तो वैक्सीन को अप्रूव किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक किट्स एंड टेस्ट, जो आरटी-पीसीआर किट तुरंत एकदम से आई थी, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है या सीरोलॉजिकल टेस्ट किट्स यानी कि डायग्नोस्टिक किट भी अप्रूव हो जाती हैं। मेडिसिनल डिवाइस हैं जैसे वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पंप है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इनको भी अप्रूवल मिल जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, फेस मास्क, ग्लोव्स, गाउन्स, इनको भी अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना। इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी रिएजेंट है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है, या ब्लड प्रोडक्ट बायोलॉजिक्स है, कोवलेंसेंट प्लाज्मा, इम्यून ग्लोबिन, काफी सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोग इसके तहत किसी खास बीमारी में इस्तेमाल करने की सलाह दे देते। जैसे कि पीपीई, अभी आप लोगों को लग रहा होगा पीपीई कोई नई खोज नहीं थी, कहां गया, ओके। जैसे फेस मास्क, ग्लव्स, गाउन है ना, तो क्या कोविड-19 में ये हमको सुरक्षित रखेंगे? अगर रखेंगे तो इसको अलाउ कर दिया कि पहनो, ठीक है ना। इस तरीके से इसका यूज को क्या मिलता है, इसके यूज के लिए परमिशन मिलती है, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां पे मजेदार चीज, ड्यूरेशन एंड रिव्यू, क्या कह रहा है यहां से, समझो बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ईयूए यानी कि इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन इस, ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है एंड ओनली लास्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी। इसका यूज सिर्फ तभी तक रखा जाता है जब तक इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी खत्म इसके यूज को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। वंस द इमरजेंसी एंड, जैसे इमरजेंसी खत्म, द ईयूए इज रिवोक्ड, उसका जो अप्रूवल है उसको हटा लिया जाता है, रिवोक कर लिया जाता है। एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट कंटिन्यू, उस प्रोडक्ट को मार्केट्स में नहीं रखा जाता है, टू बी यूज्ड अंडर डेथ ऑथराइजेशन, यानी कि जो ईयूए के तहत उसे ऑथराइजेशन मिला था, ठीक है, वो जैसे ही उसका क्या कहते हैं टाइम, मतलब इमरजेंसी खत्म, वो ऑथराइजेशन भी ऑटोमेटिक खत्म कर दिया जाता है और सारा प्रोडक्ट मार्केट से हटा दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड, जो उसको दवा को बना रहे थे उनसे उम्मीद की जाती है कि टू कंटिन्यू क्लिनिकल ट्रायल, कि वो अपना क्लिनिकल ट्रायल उसके ऊपर कंटिन्यू रखे जहां तक छोड़ा था, एंड सबमिट फुल डाटा फॉर इवेंचुअल फुल अप्रूवल और लाइसेंसर फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, और बाद में जब ये क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो जाए तो उसके डाटा को वहां भेजें। ये जो बाद में निकल के आया था कि कोविशील्ड के ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट, ये कैसे पता चला था? जब उसका ट्रायल पूरा हो गया था तो वो उसके कुछ साइड इफेक्ट समझ में आए थे तो वो बोले गए थे, ठीक है, वो जो भी था, लेकिन काफी लोगों की जान बच गई, वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं है करके, तो उस जो वैक्सीन थी उससे काफी लोगों की जान बची है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है किसी एक आदमी का हाथ है या कुछ हुआ, ऐसा नहीं होता है, ऊपर से दुनिया में WHO बैठा, वहां से अथॉरिटी मिलती है, वहां से सिग्नल आते हैं, तब फिर अलग अलग कंट्रीज की जो अथॉरिटीज होती हैं वो काम करती हैं, ओके। कोविड-19 पेंडेमिक की अगर हम बात करें, द ईयूए प्रोसेस वाज प्रोमिनेंटली यूज्ड ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है ना। कोविड-19 पेंडेमिक में इसका सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक में, अलाउइंग फॉर द रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ वैक्सीन, और इसी की वजह से कुछ वैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट जैसे रेमडेसिविर, ये जो अचानक से इस्तेमाल हुआ था वो ईयूए के तहत ही हुआ था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंट्रोल द पेंडेमिक, जो हम लोग था ना बीच में प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को निकाल के ट्रांसफर कर रहे थे, ये सब इसी के तहत आया था, ईयूए के तहत, और तब ये सारी चीजें हो रही थी। ऐसे कोई डॉक्टर अपने मन से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऊपर से कोई बताता नहीं है कि अब किसी को बोलो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत हुआ है तो कोई नहीं समझेगा, आप और हम समझ जाएंगे, हर कोई नहीं समझेगा इस चीज को, ठीक है। तो किसी भी बात की जड़ पे जाओ, मजा आता है समझने में। बीच में थोड़ा सा एक बार को जैसे था ना, मेरे को भी लगता था करके कि जब पूरा नहीं हुआ है इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, ये टॉपिक जिसको नहीं पता होगा, तो वो सब लोग यही कह रहे थे कि वो क्लिनिकल ट्रायल में था और अचानक से आ गया, कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल ऐसे हुआ, किसके तहत पॉसिबल हुआ? ईयूए के तहत। तो जो लोग ये कह रहे थे कि उसका तो रिसर्च ही नहीं हुई है, बीच में आ गया है, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन वो दवाई को ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से लेके नहीं आया, वो प्रॉपर रूल से आई थी मार्केट के अंदर। चलिए, फॉर नॉलेज के लिए एक बात बताएं, इज द ईयूए अ न्यू प्रोसेस? अब बात आती है क्या ये कोई नई प्रोसेस है जो कोविड-19 के लिए लाई गई थी? तो आंसर है नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयूए ऑलवेज एग्जिस्टेड टू सेव द लाइफ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा सही था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए,
ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद वैक्सीन एंड मेडिसिन फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं उनके केस में ये प्रोसेस हमेशा से ही वैलिड था, पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ है। EUAs have been granted to vaccines for outbreak due to anthrax। एंथ्रैक्स अगर किसी को याद हो जब फैला था बहुत भयंकर तरीके से, अपनी कंट्री में नहीं था। इबोला का नाम सुना होगा, एंटीरोवायरस, H7N9 इन्फ्लुएंजा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भयंकर भयंकर बीमारियां फैली थी और इनके लिए बहुत सारी दवाइयों को इसी तरीके से परमिशन दी गई थी, ऑथराइजेशन दिया गया था। कोविड-19 में जो इसका इस्तेमाल हुआ पहली बार नहीं है। एज ऑफ जनवरी 2021 9 कोविड-19 वैक्सीन 2021 में वर इन इमरजेंसी यूज। 9 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज में लाया गया था, ठीक है, न्यूमरस कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। तो टोटल 9 वैक्सीन थी जिसको की ऑथराइजेशन मिला था इसके तहत और वो अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही थी। हैव द कोविड वैक्सीन अंडरगोन द नीडेड क्लिनिकल ट्रायल। अब सवाल ये आता है कि कहां तक थे, तो ये सवाल भी सुन लो जिनको आंसर नहीं पता। बोथ ऑफ द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन हैव कंप्लीटेड देयर फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। फेज 2 ट्रायल, अब आप लोगों को समझ में आता है ट्रायल्स क्या होते हैं, तो फेज 2 ट्रायल तक कंप्लीट हो गया था कोविशील्ड, ठीक है, हैज कंप्लीटेड इट्स फेज 3। और जो कोविशील्ड था वो फेज 3 का ट्रायल्स यूके में कंप्लीट किया था उसने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट किनारे पर था मामला, 1 और 2 ट्रायल हो चुके थे और 1 के 3 ट्रायल तक लगभग खत्म होने की कगार पर था। तो ये थी हमारी कोविड-19 की वैक्सीन की सारी कहानी। तो जिन लोगों के भी दिमाग में कुछ गलत कॉन्सेप्ट है तो वो ठीक कर लें अपना आप कि क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था और क्यों हुआ, वो सब अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है अब आप किसी दूसरे को भी समझा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था लास्ट टॉपिक मजा आएगा। क्यों मजा आया? क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है, कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोगों ने फेस किया और कभी नहीं चाहेंगे लाइफ में ऐसा इस दुनिया में दोबारा हो, ठीक है। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 हमारा खत्म होता है, इसको अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर लंबा इसीलिए था केवल ताकि सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक इसको पढ़िए। ओके, गुड नाइट।